लेके आज जनरलाइज डेरिवेशन देखोगे और प्रॉपरली फील करोगे इसका क्या मतलब है। पावर ऑफ वेव को आज थोड़ा सा मतलब अंदर तक फील करना है, बिल्कुल आत्मा तक। ठीक है, पवित्र होनी चाहिए। लेकिन देखो हम लोगों ने पावर ऑफ वेव तो हम डिराइव करेंगे बट उसको मतलब देखो वेव के लिए ये कहा गया था ना कि 3 चीजों की जरूरत पड़ती है आपको। सोर्स चाहिए होगा, मीडियम और सबसे बड़ी बात उनके बीच कनेक्शन चाहिए होंगे। इनके बिना वेव नहीं आती। तो हमने सोर्स के नाम पर एक ऑसिलेटिंग ब्लॉक लिया, सोर्स के नाम पर एक ऑसिलेटिंग ब्लॉक मास का जो कनेक्टेड बाय द स्प्रिंग है और वर्टिकली इस तरीके से रखा जाए। ठीक है, ये हमारा ब्लॉक। तो ये जो ऑसिलेटिंग ब्लॉक है ये हमारे लिए एक सोर्स का काम करेगा और इससे हमने एक रोप अटैच करी है। इससे आप एक रोप अटैच कर दे मान ले, और ऑसिलेटिंग ब्लॉक विथ कनेक्टेड विथ अ रोप, उसका कुछ मास वगैरह होगा। इस ब्लॉक का काम क्या होता है यहाँ पर, मतलब जो ऑसिलेटिंग ब्लॉक है ये क्यों क्यों लगाया जा रहा है यहाँ पर। हाँ, मतलब ये टू एंड फ्रो मोशन करेगा तो यहाँ पर वेव बनेंगी है। तो जब तक ये टू एंड फ्रो नहीं करेगा तब तक कोई वेव नहीं आएगी। ठीक है, इसका सीधा सा ये मतलब। तो अगर ये ऊपर नीचे ऑसिलेशंस करना स्टार्ट कर दे किसी फ्रीक्वेंसी के साथ, तो सम फ्रीक्वेंसी ये लगातार ऊपर नीचे ऑसिलेट करे, तो इसके अप डाउन ऑसिलेट करने की वजह से रोप के अंदर कुछ ट्रांसवर्स वेव आएंगी। ठीक है, मानते हैं इसको। तो उस टाइम पर मतलब अभी ये जो रोप है, रोप बिल्कुल स्ट्रेट होगा, रोप पूरी तरीके से स्ट्रेट वायर की तरीके से होगी इन एब्सेंस ऑफ ऑसिलेशंस। और ये दोनों ही डायग्राम्स आप बनाओगे अच्छे से। इन एब्सेंस ऑफ ऑसिलेशंस ये रोप परफेक्टली एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में होगी। तो यहां पर भी मैं बल्कि चेंज कर दे रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि ये ब्लॉक अभी फिलहाल अपना आराम कर रहा है, रेस्ट पे है, इट इज नॉट ऑसिलेटिंग। उस केस की बात कर लो आप, जब ये ऑसिलेशन बिल्कुल भी नहीं कर रहा होगा, चुपचाप पड़ा हुआ है, इक्विलिब्रियम स्टेज पर रखा गया है, उस टाइम पर रोप परफेक्टली स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में है, ग्रेविटी को इग्नोर किया जा रहा है, नेग्लेक्टिंग ग्रेविटी। ठीक है, ये एजम्पशन भी करना है, ग्रेविटी को नेग्लेक्ट कर दीजिए। अब इसके बाद इस ब्लॉक ने अप एंड डाउन करना स्टार्ट किया, इस ब्लॉक ने ऊपर नीचे ऑसिलेट करना स्टार्ट कर दिया विद सम एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो इस ब्लॉक ने ऊपर नीचे मान लो कुछ ऑसिलेशन करना स्टार्ट किया विद सम एम्पलीट्यूड, जो कि प्लस ए ऊपर की तरफ और माइनस ए नीचे की तरफ है। ऊपर नीचे प्लस ए और माइनस ए के एम्पलीट्यूड से इसने अपना ऑसिलेशन स्टार्ट कर दिया। और जब ये अपना ऑसिलेशन स्टार्ट कर चुका होगा उस टाइम पर ये रोप स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में नहीं होगी, ये किसी वेव का शेप ले लेगी जिसमें क्रस्ट एंड ट्रफ बन रहे होंगे। तो हम उसमें क्या कर रहे हैं, मतलब ड्यूरिंग ऑसिलेशन जब ये मास अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट से कुछ ऊपर या कुछ नीचे किसी जनरलाइज पॉइंट पर होगा, मतलब कि अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट से ये मास वाई डिस्टेंस ऊपर चला गया एट सम टाइम t सेकेंड्स ड्यूरिंग द ऑसिलेशन पार्ट। गया ताकि ये मालूम चल जाए, व्हाइट कलर से जो डायग्राम बना रहा हूं ये उस समय का डायग्राम है जब ये ब्लॉक ऑसिलेट नहीं कर रहा था, तब ये रोप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में थी। ऑसिलेशन वाले डायग्राम्स को मैं येलो कलर से दिखा रहा हूं। ठीक है, तो जब ये ब्लॉक कंटिन्यूअसली एसएचएम के फॉर्म में चल रहा था, ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा था, तो इसके ऑसिलेशन करने से ये स्ट्रिंग कोई ना कोई कर्व बन जाएगी, क्रेस्ट एंड ट्रफ के फॉर्म में आ जाएगी। उसको हम कुछ ऐसे ड्रॉ करके दिखा रहे हैं। मतलब जो रोप ऑसिलेशन के एब्सेंस में एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में थी, वही रोप ऑसिलेशन की प्रेजेंस में एक साइन वेव के फॉर्म में है।
हाँ -a तक, वो डायग्राम यहाँ तक गया नहीं है पूरा, बिल्कुल ये -a वाले पॉइंट तक जाएगा और ये +a वाले पॉइंट तक ऊपर तक जाएंगे। और थोड़ा सुन लेना यार, बता रहा हूँ, क्योंकि ना अगर फॉर्मूले का वेट कर रहे हो तो मेरे को तो सबसे आसान है, मैं बिना डेरिवेशन के लिखवा देता हूँ, है ना, कि ये फॉर्मूला आएगा इसमें, बट वो बात नहीं आएगी इसमें। So this is basically कह सकते हो, this is the shape of a string at some time t during the propagation of wave at some time t, the string की shape कुछ कर्व के फॉर्म में आ गई, ठीक है ना, वेव बनने से। और इसकी शेप को हम किसी मैथमेटिकल इक्वेशन से डिस्क्राइब करेंगे और वो मैथमेटिकल इक्वेशन y बराबर f ऑफ x के थ्रू होगी। मतलब स्ट्रिंग की शेप को कुछ मैथमेटिकल इक्वेशन बनाई जाए उसकी, तो कोई ना कोई फंक्शन बन जाएगा, उसको हमने y इक्वल टू fx का नाम दे दिया। ठीक है तक। अब देखो दो बातें होंगी, दो बातें समझिएगा। हम लोग स्ट्रिंग्स पढ़ते हैं इन एक्सटेंसिबल, पढ़ते हैं ना। एक बार बताओ, मैथ्स की लैंग्वेज में, इन अ मैथमेटिकल लैंग्वेज, क्या स्ट्रेट लाइन की लेंथ और इस कर्व की लेंथ सेम होगी? तो फिर इसका मतलब स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल नहीं रही। जबकि हम लोग पढ़ते यही, हमारा सिलेबस ये पढ़ते हैं कि स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल। दैट मीन्स कि यहाँ पर स्ट्रिंग में थोड़ा सा एक्सटेंशन होगा, मतलब ड्यूरिंग वेव प्रोपगेशन देयर इज स्लाइट एक्सटेंशन इन द स्ट्रिंग, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। और ये डे 1 पे आपसे कहा था कि किस टाइप का मीडियम चाहिए होता है मेरे को, डे 1 पर बोला था कि मीडियम थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, आइडियली रिजिड मीडियम होता तो वेव नहीं जा पाएगी इसमें। मतलब ये स्ट्रिंग आइडियली इनएक्सटेंसिबल नहीं हो सकती, थोड़ा सा एक्सटेंशन इसके अंदर होगा ही होगा, अदरवाइज इसकी लेंथ बढ़ेगी नहीं। और बिना लेंथ को बढ़ाए हुए स्ट्रेट लाइन को आप कर्व में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है जी पॉइंट। अब हमने ये मान लिया कि किसी पर्टिकुलर टाइम टी पर जब ये ब्लॉक ऑसिलेट कर रहा था, किसी पर्टिकुलर टाइम टी पर ये ब्लॉक जब ऑसिलेशन के मोड में था, उस टाइम पर इसकी अपनी एक वेलोसिटी v थी, इस ब्लॉक की वेलोसिटी v थी। इस ऑसिलेटिंग ब्लॉक की वेलोसिटी की बात कर रहा हूं, जो ब्लॉक ऑसिलेट कर रहा है उसकी वेलोसिटी v है। और क्योंकि ये स्ट्रिंग से अटैच है, ये स्ट्रिंग से अटैच है, कनेक्टेड बाय द स्ट्रिंग है, तो ये स्ट्रिंग इस ब्लॉक के ऊपर एक टेंजेंट की तरफ टेंशन फोर्स टी अप्लाई कर रहा होगा। किसी भी पॉइंट पर डाउट आएगा इमीडिएटली रोक करके पूछ लीजिएगा, वापस ही नहीं करेंगे, मतलब इरेज करने के बाद नहीं समझा पाएंगे, लेकिन अगर कोई पॉइंट ना समझ में आए तो ये ब्लॉक ऑसिलेट करेगा, क्योंकि ये स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, तो स्ट्रिंग की वजह से इसके ऊपर एक टेंशन फोर्स लगेगी। और मान लेते हैं कि ये टेंशन फोर्स किसी पर्टिकुलर टाइम पर हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल नीचे, किसी पर्टिकुलर टाइम पर टेंशन फोर्स की जो डायरेक्शन है वो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल नीचे की तरफ। नाउ मैकेनिक्स में जो पावर का मतलब है, या पूरे फिजिक्स में जो पावर का मतलब है, पावर इन फिजिक्स अगर बात करें तो दैट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो जनरलाइज मतलब है इसका, रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी का मतलब वो केमिकल एनर्जी हो सकती है, वो एक थर्मल एनर्जी हो सकती है, वो साउंड एनर्जी हो सकती है, न्यूक्लियर एनर्जी हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है। किसी भी फॉर्म की एनर्जी अगर ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसका मतलब पावर है। अगर वो फॉर्म ऑफ एनर्जी काइनेटिक या पोटेंशियल होंगे, इफ द फॉर्म ऑफ एनर्जी इज काइनेटिक और पोटेंशियल, देन इट इज कॉल्ड एज मैकेनिकल पावर। कई बार ये नाम सुना होगा आपने, मैकेनिकल पावर। मैकेनिकल पावर बोलने का मतलब कि जो एनर्जी हम ट्रांसफर कर रहे हैं वो या तो काइनेटिक के फॉर्म में कर रहे हैं या फिर वो पोटेंशियल के फॉर्म में कर रहे हैं।
बट पावर का जनरल मतलब ये है। ये तो हो गया फिजिक्स के लेवल पर और मैथ्स के लेवल पर, मतलब फॉर्मूले के लेवल पर। ये तो हो गया आपका लॉजिकल समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट इसी को फॉर्मूले के लेवल पे देखा जाए तो जो मैकेनिकल पावर्स होती है, मतलब जो मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में जाती है, उनके लिए क्या लिखते हैं यार, मैकेनिकल पावर बाय अ फोर्स। ये वर्क एनर्जी पावर चैप्टर देखिएगा। मैकेनिकल पावर बाय द फोर्स डिफाइंड एज डॉट प्रोडक्ट बिटवीन द फोर्स एंड वेलोसिटी, एफ डॉट वी। वर्क एनर्जी पावर, ठीक है। अब आप कहोगे पावर का एक और फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम, वो भी फॉर्मूला है वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, बट वो कौन से टाइप की पावर के लिए होता है, एवरेज। और ये कौन सी पावर है, इंस्टेंटेनियस, क्योंकि हम एक स्पेसिफिक मूवमेंट पर बात कर रहे हैं, टॉकिंग फॉर द स्पेसिफिक टाइम टी, तो दैट मीन्स हमको इंस्टेंटेनियस पावर चाहिए। आज मैं एवरेज पावर डिराइव नहीं कर रहा, कल आपको एवरेज पावर डिराइव किया गया था, और आज जो डेरिवेशन चल रही है वो पावर एट स्पेसिफिक टाइम, इंस्टेंटेनियस पावर, ठीक है। तो मतलब मैकेनिकल पावर के लिए आपको दो चीजें चाहिए होती है, एक फोर्स और एक वेलोसिटी। और जब आप फोर्सेस की बात करते हो तो नेचुरल सी बात है कि फोर्स हमेशा एक्सटर्नल बॉडी की होती है। मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता कि जो बॉडी मूव कर रही है वो खुद अपने ऊपर फोर्स लगा करके पावर जनरेट कर दे। जो बॉडी चले वो अपने ऊपर फोर्स लगा ले और खुद को ही एनर्जी दे दे, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो ये ब्लॉक जो मोशन में चल रहा है विथ वेलोसिटी v, इसके ऊपर फोर्स लगाने वाला ऑब्जेक्ट कौन सा है, ग्रेविटी। ग्रेविटी कंसिडर नहीं कर रहे, ध्यान दीजिएगा, ग्रेविटी इग्नोर कर दीजिए। तो इस मूविंग बॉडी पर कौन सा फोर्स लग रहा है इस टाइम पर, टेंशन। वो लगा कौन रहा है, रोप। रोप की वजह से टेंशन फोर्स लग रही है, और उस फोर्स के अंडर में ये बॉडी v वेलोसिटी से चल रही है। तो इसकी पावर कितनी आएगी यहाँ पर, मतलब इस क्वेश्चन में अगर पूछा जाए कि हाउ मच इज द पावर बाय द रोप और पावर बाय द टेंशन फोर्स, पावर बाय रोप का मतलब पावर बाय टेंशन फोर्स, और रोप हमारे लिए मीडियम है। मतलब ये चीज हम जनरलाइज करने जा रहे हैं आपको, पावर बाय रोप दैट मींस मीडियम। स्प्रिंग फोर्स भी आएगी, बिल्कुल सही बात है। पावर बाय रोप, पावर बाय स्प्रिंग फोर्स, तो स्प्रिंग की भी फोर्स इस ब्लॉक पे लग रही होगी। अब इसके लिए ये समझिएगा, रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब इस ब्लॉक की एनर्जी दो जगह पे ट्रांसफर हो रही होगी। इस ब्लॉक की एनर्जी का कुछ पार्ट स्प्रिंग में ट्रांसफर हो रहा होगा, और इस ब्लॉक की एनर्जी का कुछ पार्ट रोप में ट्रांसफर हो रहा होगा। तो वेव के फॉर्म में कौन सी जाएगी, तो हम क्या निकालने जा रहे हैं, पावर ऑफ वेव। हम लोग को वेव का पावर चाहिए, मतलब कि वो पावर चाहिए, वो एनर्जी चाहिए जो इस ब्लॉक से इस रोप में जाएगी। हाँ नहीं, पावर तो उसकी भी होगी, इसीलिए मैंने बोला है पावर, किसका पावर निकालो ये भी तो स्पेसिफाई करो आप। हाँ, तो जिसकी पावर निकाली होगी फोर्स भी उसी का लेंगे। मतलब अगर मुझे पावर बाय रोप निकालना है तो मैं ये लिखूंगा इट शुड बी फोर्स बाय द रोप एंड डॉट वेलोसिटी। अगर आपको पावर बाय स्प्रिंग निकालना है, पावर बाय स्प्रिंग, तो नाउ यू टेक द फोर्स बाय स्प्रिंग डॉट वेलोसिटी। बट मेरा इस समय स्प्रिंग में कोई इंटरेस्ट है नहीं कि स्प्रिंग में क्या जा रहा है, हमारा इंटरेस्ट सिर्फ इसमें है कि इसके ऑसिलेशन से रोप में कितनी पावर आ रही है। क्लियर। तो यहाँ पर कौन सा फोर्स यूज करोगे आप, टेंशन। और बीच में ये डॉट देखना बंद मत कर देना आप, ये डॉट है, कॉस थीटा भी आएगा। तो फोर्स की जगह टेंशन फोर्स टी, वेलोसिटी की जगह वी, और कॉस इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। टेंशन फोर्स हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल नीचे और वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री ऊपर है। एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स 90 प्लस थीटा। ठीक है जी, यहाँ तक क्या बन जाएगा, ये टी वी कॉस 90 प्लस थीटा माइनस टी। अब रुको तो एक मिनट, एक एक करके करेंगे। एक तो v आएगा, और वो v किसकी वेलोसिटी है, ब्लॉक की,
जिसका इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट y है, तो काइनेमेटिक्स यूज करके वेलोसिटी को आप dy by dt भी कर सकते हैं, बिकॉज y इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ ब्लॉक whose velocity is v, so v is d by dt of this displacement y. तो वो स्टेप मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, यहां पर वेलोसिटी को dy by dt से रिप्लेस करेंगे, और उसके बाद क्या टर्म आएगा वहां पर, साइन थीटा आएगा, ठीक है। अब एक काम करो, जरा साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करो और मुझे ये वैल्यू बताओ कितनी आती है tan 15 डिग्री की वैल्यू और sin 15 डिग्री की वैल्यू करके देखो ना, मतलब ज्यादा एक्यूरेट हो जाएगा। मतलब एक चीज बताना चाह रहे हैं, हालांकि 10-15 माइनस हो जाएगा, 0.26 और साइन 15 0.25। मैं कहना ये चाह रहा था कि ये दोनों लगभग बराबर आते हैं। इसको मैथ में पहले भी यूज कर सकते हो आप, ये बात पहले भी कई बार बताई जा चुकी है कि अगर थीटा एंगल काफी स्मॉल हो जाए तो साइन और tan थीटा और साइन थीटा के वैल्यूज में डिफरेंस नहीं होता कोई, स्मॉल एंगल्स में दोनों सेम वैल्यूज प्रोवाइड करते हैं। मैंने कैलकुलेटर से वेरिफिकेशन दिखा है सिर्फ आपको। तो अगर ऐसा अप्रोक्सीमेशन यहां लगा दूं कि यह एंगल थीटा काफी स्मॉल है, और वो अप्रोक्सीमेशन लगाने के पीछे का लॉजिक क्या होना चाहिए मेरा, ये नहीं, वो लॉजिक कब होगा, मतलब ये स्मॉल एंगल बनेगा कब, जब ये मान लिया जाए कि ये ब्लॉक काफी लो एम्पलीट्यूड पर ऑसिलेट कर रहा है, एम्पलीट्यूड इसका बहुत छोटा है, मतलब ये हाइट बहुत छोटी बनेगी, तो बहुत कम हाइट पे जाएंगे तो ये एंगल काफी कम होगा। उस एजम्पशन पर, मतलब कंसीडरिंग अ वेव ऑफ लो एम्पलीट्यूड, ये एजम्पशन है इसके लिए, कंसीडरिंग वेव ऑफ लो एम्पलीट्यूड, दैट मींस एज्यूमिंग थीटा टू बी स्मॉल, एज्यूमिंग थीटा टू बी स्मॉल। अगले स्टेप पर क्या करने जा रहा हूं मैं, साइन थीटा को रिप्लेस करके tan थीटा, साइन थीटा को रिप्लेस करके यहां पर tan थीटा लिखी, और tan थीटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में tan थीटा स्लोप है, लेकिन ये tan थीटा स्लोप नहीं होगा, माइनस tan थीटा स्लोप होगा, बिकॉज यहां पर जो थीटा, हाँ, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के नीचे जब एंगल बनता है तो माइनस tan थीटा बोलते हो, प्लस tan थीटा बनता है जब फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ जाओ, फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ लाइन आ जाती है तो स्लोप की वैल्यू माइनस tan थीटा। तो यहां पर क्या होगा, ये जो माइनस tan थीटा देख रहे हो, पूरा ये माइनस tan थीटा, ये पूरा स्लोप बनेगा, तो माइनस भी हटेगा, tan थीटा भी हटेगा, और इसकी जगह बन जाएगा स्लोप अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और इसी स्लोप को कैलकुलस के हिसाब से देखा जाए, स्लोप बाय द कैलकुलस, तो वो डेरिवेटिव होता है। कोऑर्डिनेट में स्लोप का मतलब tan थीटा, बट उसी स्लोप का मतलब कैलकुलस के अंदर डिफरेंशिएशन ऑफ द कर्व। तो इस स्लोप को अगले स्टेप पर, नेक्स्ट स्टेप पर इस स्लोप को हम लिखने जा रहे हैं इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन, मतलब कि dy by dx, and now this is power by root या power by medium। ये इंस्टेंटेनियस पावर हुआ, पावर बाय द मीडियम एट एनी मोमेंट। इसमें कोई डेरिवेशन, इसमें कोई एजम्पशन लगा हुआ है, सिर्फ एक एजम्पशन कि वेव का एम्पलीट्यूड लो है, उसके अलावा और ग्रेविटी ने, दो एजम्पशंस हैं, नेगलेक्ट, ग्रेविटी को नेगलेक्ट किया हुआ है, और लो एम्पलीट्यूड की वेव ली है। नहीं, मैं जानना ये चाह रहा हूं कि इस डेरिवेशन में
क्या क्या इस शेप को लेकर के कोई लिमिटेशन है कि ये पैराबोलिक नहीं हो सकता, साइन का फंक्शन नहीं हो सकता, कॉस का फंक्शन नहीं हो सकता, ऐसी कोई लिमिटेशन है क्या यहाँ पर? मतलब ये y के किसी भी फंक्शन के लिए ट्रू है, वेव की किसी भी फंक्शन के लिए पावर का यही फॉर्मूला बनेगा फॉर एनी फंक्शन ऑफ द वेव। ये आसान नहीं है, बता रहा हूं आपको, ये पॉइंट समझना कि दिस इज ट्रू फॉर एनी इक्वेशन, एनी मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ द वेव। साइन की इक्वेशन बने, कॉस की इक्वेशन बने, लॉगरिथम बने, एक्सपोनेंशियल बने, अलजेब्रिक इक्वेशन बन जाए, जैसी भी इक्वेशन बनेगी पावर का यही फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, दिस इज पावर बाय मीडियम। अब इस पे मैं वापस अभी आऊंगा, मीडियम के इस पावर पे वापस अभी आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये कहूं समझने के लिए, एक एग्जाम्पल को समझने के लिए, फॉर एग्जाम्पल वेव इक्वेशन इज गिवन बाय, सपोज दैट अ वेव इक्वेशन इज गिवन बाय कैपिटल ए ई रेज टू द पावर माइनस एक्स प्लस बी इंटू टी स्क्वायर। मान लो ऐसा कुछ इक्वेशन दिया जा रहा है आपको वाई का, y इक्वल टू कैपिटल ए ई रेज टू द पावर माइनस एक्स प्लस बी टी होल स्क्वायर। सपोज दैट दिस इज वेव इक्वेशन। So what is instantaneous power by the medium? What is instantaneous power by medium? तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, कैपिटल टी विच इज द टेंशन फोर्स, वो दिया जाएगा न्यूमेरिकल्स में। इसका डिफरेंशिएशन करो dy बाई डी टी। अच्छा, और प्रिसाइज बात करेंगे ना, तो ये dy बाई डी टी जो है पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा। मतलब जब इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे होंगे तो x को कांस्टेंट मान के चलोगे, और जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे होंगे तो टाइम को कांस्टेंट मान लेंगे। पार्शियल डिफरेंशिएशन सही है। तो पहला डिफरेंशिएशन अगर इस फंक्शन का टाइम के रिस्पेक्ट में किया जाए, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, अगर इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो शायद कुछ ऐसा आएगा, माइनस टू बी कैपिटल ए ई रेज टू द पावर माइनस एक्स प्लस बी टी स्क्वायर, अगर डिफरेंशिएशन मैंने सही किया होगा। नहीं, कुछ और भी आएगा। मतलब माइनस टू टाइम्स एक्स प्लस बी टी इंटू बी भी आएगा शायद, तो चेन रूल चलेगा ना इसमें, और साथ में फिर भी आएगा ई रेज टू द पावर माइनस एक्स प्लस बी टी स्क्वायर। एक बार बता रहे यार, थोड़ा सा सही है कि नहीं? अगर तुम में से आता हो तुम लोग को तभी बताना है। तो डिफरेंशिएशन सही है? क्लास बता रही है कि आता ही नहीं? नहीं, सब सही है, जब नहीं आता तो सब सही है। एक और डिफरेंशिएशन करना भी भाई, डी वाई बाई डी एक्स, वो आएगा माइनस टू एक्स प्लस बी टी ए और ई रेज टू द पावर माइनस एक्स प्लस बी टी का स्क्वायर। है जी बच्चे? क्या इसमें भी ए आएगा? हाँ, इसमें भी एक ए का टर्म आएगा। कुल मिला के पॉइंट ये है कि इसको जब और सिंप्लीफाई करेंगे, इसको हटा रहे यार, अभी बार बार यूज होगा लेकिन इसको हटाएं अभी।
तो अल्टीमेटली यहाँ पर टर्म माइनस, देखो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा ना जो भी सर। हाँ मतलब ये कुल मिला के पॉइंट ये है, माइनस माइनस तो चला जाएगा, बाकी जो भी आंसर्स आएंगे वो बेसिकली 4a² t x प्लस बी टी का होल स्क्वायर इंटू बी, और उसके बाद e रेज टू द पावर, ये दोनों फिर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, x प्लस बी टी टू द पावर 4। ये मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिखाया है कि डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन पावर का कुछ अजीबो गरीब फंक्शन आएगा। अब ये फंक्शन पता नहीं कौन समझ पाए क्या है। नहीं तो जैसे ये दोनों सेम है ना यार, माइनस बचेगा फिर से तो लगा लो, अगर बच रहा है तो लगा लो। क्या क्या यहाँ 2 आ जाएगा। ओके, हमारी थोड़ी सी मैथ कमजोर है। एक तो ये लगाए लगाए कान में ना, ऐसा लगता है कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, दूसरी दुनिया में। सुनाई तो देता है लेकिन सामने वालों को तो आवाज जाए। तो ये यार जस्ट एक एग्जांपल था, लेकिन मतलब डिफरेंशिएशन आता है तो ये कर ले जाओगे, अब मुझे नहीं आता इसलिए मैं नहीं कर पाया। अब आते हैं ना, एक और इक्वेशन डिराइव करनी है, दैट इज प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव। ये सब डिराइव नहीं हुआ था। नहीं नहीं, प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव की इक्वेशन क्या होती है ये डिराइव करना चाहते हैं। प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव की इक्वेशंस। तो भाई एक बार फिर से ना उसी ब्लॉक को वापस लेके आओ, अपना वही ब्लॉक जो ऑसिलेट करने जा रहा है। तो ये जो ब्लॉक ले रहे हैं ये हमारे लिए किसका एनालॉग बन रहा है यार? यहाँ तो ब्लॉक कह रहे हैं बट बेसिकली ये किस चीज का काम करने वाला है यहाँ पर? तो एज ए सोर्स काम करेगा, ठीक है। और इससे जो हम रोप अटैच कर रहे हैं वो हमारे लिए मीडियम, तो रोप एज अ मीडियम। हाँ, रोप की मतलब रोप में ट्रांसफर्स वेव। नहीं नहीं, वो जो भी इक्वेशन पढ़ी आपने ना ना, वो लॉन्गिट्यूड में भी लगा देंगे भी, वो अलग बात है कि अब दूसरा डेरिवेशन करना नहीं चाहते। मतलब हम इसलिए नहीं करना चाहते कि हम क्यों अपना टाइम डेरिवेशन में खराब करें। अभी 2 दिन से डेरिवेशन चल रही है और सबसे बेकार लगता है डेरिवेशन, तुम लोग को भी बेकार लगता है, हमको भी बेकार लगता है। भाई जो मजा न्यूमेरिकल लगाने में आती है, काम तो आती है लेकिन मजा कहाँ आती है? मजा कहाँ आती है भाई? मजा आती है सिर्फ न्यूमेरिकल लगाने में बस, थ्योरी ना पढ़ने को दिया जाए। अभी स्कूल का पेपर है, डेरिवेशन आ जाए जरा उसमें देखो। और मान लो भैया तुम्हारी किस्मत अगर खराब हो जाए और पूरे पेपर ही डेरिवेशन से सिर्फ, एक बार हो गया था, मतलब सीबीएसई बोर्ड में 2015 या 16 में झटका दिया था उन्होंने, सिर्फ न्यूमेरिकल पूछे थे, डेरिवेशन ही नहीं पूछी, सिर्फ न्यूमेरिकल, वो भी जेई लेवल तक के। तो जो जेई वाले कोचिंग कर रहे थे वो तो निकल गए, और वो जो दूसरे बच्चे थे जिन्हों जो पिछले 15 साल के बोर्ड का पेपर पढ़ के गए थे
कि पेपर इसी में से आएगा, बिकॉज नॉर्मल हैबिट यही होती है ना। नॉर्मल बोर्ड से पहले क्या करते हो, 15 साल का पेपर, यही ट्रेंड है? गए उसके बाद भर भर के न्यूमेरिकल दिए, 70-80% न्यूमेरिकल आ गए। हालांकि एनसीईआरटी ने फिर बाद में अपनी जो है जस्टिफिकेशन दिया, बोले लीनियंट मार्किंग करेंगे, थोड़ा भी लिखा है तो नंबर मिल जाएंगे आपको। क्योंकि उस साल आईएससी वालों ने मतलब नंबर बताए थे खूब, और सीबीएसई का तगड़ा कंपटीशन चलता उनसे, अगर आईएससी वाले नंबर दे तो ये क्यों ना दे। चलो यार, ये देखो भाई, एक बार बताओ, अब बहुत केयरफुली सुनिएगा स्टेटमेंट को। ये ब्लॉक, स्टेटमेंट सुनना पड़ेगा बहुत ध्यान से यार। ये ब्लॉक मान लिया टाइम 0 पर अपना ऑसिलेशन स्टार्ट करेगा, और जो मैं बोल रहा हूं आपको लिखना चाहो तो लिख सकते हो। एज्यूमिंग दैट द ब्लॉक स्टार्ट ऑसिलेटिंग एट टाइम t equal to 0. We assume that the block start oscillation at time t equal to 0. अब ऐसा कोई जरूरी तो है नहीं कि ब्लॉक जब ऑसिलेशन स्टार्ट करेगा तो वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ही हो। एसएचएम चैप्टर में हमने कई बार देखा था कि ऑसिलेशन एक्सट्रीम पॉइंट से भी स्टार्ट हो सकती है। तो अभी जो मैंने लाइन लिखी है वो क्या लिखी है कि दिस ब्लॉक स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग एट टाइम t equal to 0, but it is not necessary that it should remain at the equilibrium point at that time. ये तो जरूरी नहीं है, हो सकता है कि टाइम 0 पर वो ब्लॉक अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट के बजाय एक्सट्रीम पॉइंट पर रहा हो, या ये भी हो सकता है कि ये ब्लॉक टाइम 0 पर अपने इक्विलिब्रियम और एक्सट्रीम के बीच में कहीं रहा हो सकता है एसएसएम के साथ। तो इस लाइन को गलत तरीके से मत लेना, दैट oscillation start at t equal to 0, but it is not necessary to start from the equilibrium, and it is also not necessary to start from the extreme point. We can start the oscillation from any point between the equilibrium and extreme. और इसी चीज को हम एसएचएम की इक्वेशन में फेज कांस्टेंट में डालते हैं, फाई नॉट में। फाई नॉट इसी बात की इंफॉर्मेशन होती है कि टाइम 0 पर जब मैंने ऑसिलेशन स्टार्ट किया था तो वो इक्विलिब्रियम से स्टार्ट हुआ था या एक्सट्रीम पॉइंट से स्टार्ट हुआ था या उनके बीच वाले पॉइंट से स्टार्ट हुआ था। इस चीज की केयर करने के लिए फाई नॉट यूज करते हो, और उस हिसाब से इस ब्लॉक के ऑसिलेशन की इक्वेशन, इस ब्लॉक के ऑसिलेट करने की जो इक्वेशन होगी वो लिखेंगे। तो इक्वेशन ऑफ ऑसिलेशन फॉर ब्लॉक विल बी y equals to कैपिटल A, जो उसका एम्पलीट्यूड इनटू साइन ऑफ ओमेगा टी एंड प्लस फाई नॉट। थोड़ा सा यार बोर्ड जो है सब कुछ कैसे कर रहा है, कुछ स्क्रीन कट हो रही है उसमें, ठीक है। और इसका एक हमारा एसएचएम चैप्टर में वो भी था यार, रिड्यूस फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म एसएचएम में। तो थोड़ा सा बताओगे, अगर कोई बॉडी अपनी एसएचएम इक्विलिब्रियम पॉइंट से स्टार्ट करे पॉजिटिव साइड की तरफ, एसएचएम स्टार्ट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड, फाई नॉट की क्या वैल्यू बनती है? एसएचएम एक्सट्रीम पॉइंट से अगर स्टार्ट हो रहा हो, फाई नॉट की वैल्यू π/2। इसके बारे में भी बता दें आपको जरा, इसके बारे में भी देख लो। एसएचएम में तुमको ये इक्वेशन दी थी हम लोगों ने, x बराबर x इनिशियल cos ओमेगा टी प्लस v इनिशियल बाय ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये आपको बताया था एसएचएम में। क्या कहता है? तो इसमें एक बात बताओ, जो हमारी ये इक्वेशन एसएचएम में थी और इसी को मतलब इसी इक्वेशन को रिड्यूस फॉर्म में ये लिखते हैं, कैपिटल A इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, इसी का रिड्यूस फॉर्म है। तो ट्रिग्नोमेट्री से आप बता सकते हो कि tan फाई नॉट क्या बनेगा? ट्रिग्नोमेट्री में क्या ऐसे रिडक्शन नहीं करते कभी आप? a sin थीटा प्लस b cos थीटा को रिड्यूस नहीं करते हो? कैसे? ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अगर आपको ये लिखा जाए a sin थीटा प्लस b cos थीटा, तो ये जरूर बताया गया होगा कि इसको रिड्यूस करने के लिए हम रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं,
और फिर कोई एक नया एंगल लेकर के आते। ये पक्का किया होगा तुम लोगों ने यार, इस रिडक्शन, एक नया एंगल अल्फा लेकर के आते हो और वो tan अल्फा क्या बन जाता है वहां पर। तुम लोग यार यहाँ पर अटक क्यों जाते हो, हद करते हो मतलब। प्लस बी अपॉन, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मुझे मैथ में फुल सपोर्ट चाहिए आपका, मेरा टाइम मैथ में ना खराब करो। ऐसे लिख सकते हैं इसको, हाँ क्या बन जाएगा, हाँ तो ट्रिग्नोमेट्री में इसको ये लिखते हैं ना, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड साइन थीटा प्लस अल्फा वेयर tan अल्फा बराबर बी बाई ए। पूरा करवाई दिया हम लोगों ने। नहीं पढ़े हुए सब, तो याद क्यों नहीं आता फिर 2 मिनट खराब हुआ। tan अल्फा बराबर बी बाई ए, तो मैं फिर बोल रहा हूँ कि मैंने इसी का रिडक्शन किया है, इसी इक्वेशन को रिड्यूस किया हुआ है मैंने। तो हमारी इक्वेशन में tan फाई नॉट क्या बनेगा, आप ट्रिग्नोमेट्री से याद करिए, a sin थीटा प्लस b cos थीटा कैन बी रिड्यूस्ड इन दिस फॉर्म। So if we can reduce this equation to this form, and similarly we have done here, what is tan phi naught? So tan phi naught is nothing but omega xi upon vi, और इस इक्वेशन की हेल्प ले सकते हो एसएचएम के फेज कांस्टेंट्स को निकालने के लिए। एसएचएम में फेज कांस्टेंट्स को निकालने के लिए इसको आप ऑब्जेक्टिवली यूज कर सकते हो। तो मैंने अभी क्या बोला कि अगर कोई एसएचएम, देखिए एसएचएम के लिए 3 पॉइंट्स होते हैं, उसका एक मीन पॉइंट, उसका एक पॉजिटिव एक्सट्रीम पॉइंट और एक उसका नेगेटिव एक्सट्रीम पॉइंट। तो अगर एसएचएम मीन पॉइंट से स्टार्ट हो, पहले इसी को खत्म कर ले यार, तुम लोग इसी में फंस जाओगे लगता है। एसएचएम स्टार्ट्स, कॉलम बना रहे हैं और आप यहाँ फाई नॉट की वैल्यू बताना। एसएचएम स्टार्ट्स फ्रॉम मीन, फ्रॉम मीन स्टार्ट होने का मतलब एक्स आई कितना हो गया, तो tan फाई, तो आप 0 के बोल रहे हो, 0 और फाई भी तो हो सकता है। तो एसएचएम स्टार्ट्स फ्रॉम मीन बट टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड, मतलब यहां से स्टार्ट करके आप इधर भी जा सकते हो, इधर भी जा सकते हो। तो अगर मैं यहां से अपना ऑसिलेशन स्टार्ट करूं और पॉजिटिव साइड की तरफ से, क्या रखेंगे फाई नॉट की वैल्यू, 0 रखेंगे। एसएचएम मीन से स्टार्ट करें लेकिन जाए नेगेटिव साइड की तरफ, क्योंकि tan पाई भी 0 होता है, मतलब सेंटर से स्टार्ट करके नेगेटिव तरफ जाए, तो हम कहेंगे ये फाई नॉट की वैल्यू पाई। एसएचएम स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव एक्सट्रीम एंड, जहां पर वेलोसिटी कितनी होती है, तो नाउ इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0, मतलब दैट विल बी इन्फिनिटी, तो इसीलिए फाई नॉट की वैल्यू पाई बाय 2। एसएचएम स्टार्ट फ्रॉम माइनस ए, फाई नॉट की वैल्यू 3 पाई बाय 2 या फिर माइनस पाई बाय 2। इस तरीके से फेज कांस्टेंट देखे जाते हैं एसएचएम के लिए। ये उस टाइम पर डिस्कस नहीं हो पाया था डिटेल में। लिख लिया इसको, और इसका एक तरीका और दिखा रहा हूँ फेज पाई नॉट के बारे में, बिकॉज पाई नॉट सबसे प्रॉब्लमेटिक पार्ट है एसएचएम का, सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक पार्ट पाई नॉट।
एक और आसान तरीका है, ऑल्टरनेट तरीका एक और है, ऑल्टरनेटिव मेथड बता रहा हूं आपको, आप इसको ना यूज करना चाहो कोई दिक्कत नहीं। ऑल्टरनेटिव मेथड देखो, साइन का ग्राफ ड्रॉ करिए, साइन का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ये पॉइंट प्लस ए है, ये पॉइंट माइनस ए है, ये जीरो है, ये जीरो है, ठीक है जी। मतलब जहां जहां जीरो आ रहे, ये जीरो का मतलब ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, प्लस ए मतलब पॉजिटिव एक्सट्रीम, माइनस ए मतलब नेगेटिव एक्सट्रीम, ये भी आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है। और ट्रिग्नोमेट्री में यहाँ पर 0 डिग्री का एंगल बनता है, ट्रिग्नोमेट्री में पॉजिटिव मैक्सिमम आता है तो एंगल जो बनता है वो 90 डिग्री बनता है। ट्रिग्नोमेट्री में फिर जीरो होने के लिए मुझे एंगल चाहिए 180, ट्रिग्नोमेट्री में फिर जीरो होने के लिए एंगल चाहिए 270 एंड बाद में 360। तो ये भी एक तरीका होता है फाई नॉट को आसान तरीके, मतलब सिंपल वे में देखने का। अगर मैं इक्विलिब्रियम से स्टार्ट होकर के पॉजिटिव साइड जा रहा हूं तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट इस ग्राफ में कहां पर होगा? दो जगह इक्विलिब्रियम है, तो इफ वी स्टार्ट फ्रॉम इक्विलिब्रियम दैट मींस आइदर वी स्टार्ट हियर और हियर, दो में से किसी एक जगह से स्टार्ट कर रहे हैं। बट अगर इक्विलिब्रियम से स्टार्ट करके पॉजिटिव जाना है आपको, तो ये वाला पॉइंट चूज करेंगे या अगला वाला पॉइंट चूज करेंगे? पहला वाला, क्योंकि यहाँ इस पॉइंट के बाद तो ग्राफ नेगेटिव साइड जा रहा है और इस पॉइंट के बाद ग्राफ, तो इफ वी स्टार्ट फ्रॉम इक्विलिब्रियम एंड मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड दैट मींस एंगल शुड बी 0 डिग्री, तो ये फाई नॉट है। इफ वी स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एक्सट्रीम पॉइंट दैट मींस फाई नॉट इज 90, स्टार्टिंग फ्रॉम द इक्विलिब्रियम गोइंग टुवर्ड्स नेगेटिव साइड 180, स्टार्टिंग फ्रॉम माइनस ए, उसके करस्पॉन्डिंग ट्रिग्नोमेट्री का एंगल देखो आप, ये सबसे आसान पड़ता है ग्राफ से देखने का। अगर मैं कह दूं कि मैंने प्लस ए बाई टू से स्टार्ट किया था एसएचएम, मैंने प्लस ए बाई टू से अपना एसएचएम स्टार्ट किया, एसएचएम स्टार्ट फ्रॉम प्लस ए बाई टू टूवर्ड्स नेगेटिव साइड, ए बाई टू से स्टार्ट करके नेगेटिव साइड की तरफ जाना है मुझे, तो मेरा फाई नॉट क्या होगा? तो ट्रिग्नोमेट्री में आइए, ट्रिग्नोमेट्री में 1/2 की वैल्यू साइन की कब आती है? 30। तो इस 1/2 के करस्पॉन्डिंग ट्रिग्नोमेट्री में या तो 30 डिग्री का एंगल बनेगा या फिर 1/2 के करस्पॉन्डिंग ट्रिग्नोमेट्री में 150 का एंगल बनेगा। तो या तो फाई नॉट 30 है या फाई नॉट 150 है। ये सबसे आसान मेथड बता रहा हूं आपको, जो भी आपका स्टार्टिंग पॉइंट है उसको ग्राफ के ऊपर देखो कहां पर होगा। लेकिन उसके बाद वो कह रहे हैं नेगेटिव साइड की तरफ जाना है, मतलब कि a/2 से 0 की तरफ आना है। 30 डिग्री वाले पॉइंट पर आप 1/2 से 1 की तरफ जा रहे हो, मतलब मैक्सिमम तरफ जा रहे हो, हाफ से a की तरफ जा रहे हो। और 150 डिग्री वाले पॉइंट पर हाफ से 0 की तरफ आना है, तो कौन सा केस लोगे इसमें? फाई नॉट इज 150। ये आसान तरीका है फाई नॉट को निकालने का, फास्ट मेथड है, ग्राफिकल मेथड इसको बोलते हैं। क्विकली बताना, अगर कोई एसएचएम स्टार्ट हो फ्रॉम द पॉइंट माइनस ए रूट 3/2 बट इट स्टार्ट्स टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड, क्या लिखोगे? सपोज द एसएचएम बिगिंस फ्रॉम माइनस ए रूट 3/2 एंड टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम, माइनस ए रूट 3/2 से स्टार्ट करके और इक्विलिब्रियम की तरफ जाना है, तो माइनस ए रूट 3/2 ग्राफ में नीचे आएगा, और माइनस रूट 3/2 साइन फंक्शन के किन एंगल्स पर आता है? 240। तो या तो यहाँ पर 240 डिग्री एंगल बनेगा या फिर वहां पर 300 एंगल बनेगा। अब इनमें से वो कौन सा एंगल है जहां पर हम 0 की तरफ बढ़ेंगे? तो फाई नॉट 300 हो गया। अब क्लियर हो गया एसएचएम का भी कंसेप्ट। फाई नॉट को साइन के ग्राफ से आसानी से निकाला जा सकता है, बस ये पता होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज पता होनी चाहिए तुमको कि रूट 3/2 कहां पे आता है, ये पता होना चाहिए। कोई डाउट तो नहीं है इसमें यार? ग्राफिकल मेथड सबसे आसान, सबसे फास्टेस्ट मेथड है, आसानी से किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट जो टॉपिक चल रहा था उसके ऊपर आ जाए। टॉपिक हमारा ये चल रहा था
कि हम लोगों ने एक ब्लॉक कंसिडर किया था मास m का, और उससे हमने रोप अटैच किया था। आपके पास डायग्राम बना होगा, फिर से मत बनाना, डायग्राम बना है तुम्हारे पास। सो रोप वाज एज आवर मीडियम, ब्लॉक एज अ सोर्स, और हमने कहा कि इसने अपना ऑसिलेशन, दिस सोर्स स्टार्ट ऑसिलेटिंग, इट स्टार्ट ऑसिलेटिंग एट टाइम t इक्वल टू 0 मान लेते हैं। बट मैं ये आपसे डिस्क्लोज नहीं कर रहा, मैं ये हिडन है, ये फैक्ट हिडन है कि इसने ऑसिलेशन कहां से स्टार्ट किया था, कब स्टार्ट किया वो दिया जा रहा है, बट कहां से स्टार्ट किया वो नहीं दिया गया, वो एक हिडन फैक्ट है। तो उस वजह से इसकी इक्वेशन क्या लिखोगे, मतलब इक्वेशन फॉर ऑसिलेशन, इक्वेशन फॉर ऑसिलेशन ऑफ दिस ब्लॉक और सोर्स एसएचएम की लैंग्वेज के हिसाब से लिखा जा सकता है, दिस इज y इक्वल टू y ऑफ सोर्स इक्वल टू इट्स एम्पलीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय साइन ओमेगा टी और प्लस फाई नॉट। जब मेरे को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये मिल जाएगी कि एसएचएम स्टार्ट कहां से हुआ था, तो मैं फाई नॉट की वैल्यू भी निकाल दूंगा, जैसे भी पीछे बता रहे थे आप। ठीक है, अब जब ये ब्लॉक अपना ऑसिलेशन कर रहा होगा, ये ब्लॉक ऊपर नीचे टू एंड फ्रो मोशन में जाएगा, मतलब प्लस ए हाइट तक जाएगा और माइनस ए हाइट तक आएगा नीचे, ऑसिलेट करेगा तो टू एंड फ्रो लगातार करेगा। सबसे पहले रोप का कौन सा पॉइंट मूव करेगा, जो ब्लॉक सेट, सबसे पहले ये, मतलब ये ब्लॉक ऑसिलेशन कर रहा है, ये इंफॉर्मेशन सबसे पहले किसके पास आएगी, इस पॉइंट से जो डायरेक्टली अटैच है। सो दिस पॉइंट विल स्टार्ट फर्स्ट, मतलब दिस पॉइंट ऑफ रोप will oscillate at time t equal to 0 because ये ब्लॉक से अटैच है, तो उसी समय ये भी ऑसिलेट कर जाएगा। और अब एक लाइन ध्यान रखना, वेव बताया गया था कि डिस्टरबेंस के मूव करने को वेव कहते हो। तो ये पॉइंट जब ऑसिलेट करेगा तो ये डिस्टरबेंस हुआ, और ये डिस्टरबेंस रोप में आगे ट्रेवल करने की कोई स्पीड भी होगी, जिसको वेव स्पीड कहा जाता है। समझ आए आप? सो वेव स्पीड को अगर आपने v माना हुआ है, तो इसका फिजिकल सेंस क्या बन रहा है, वेव स्पीड, सेइंग दैट द वेव स्पीड इज v, इसका फिजिकल सेंस आगे बढ़ रही है। तो अगर यहां कहीं पर एक पॉइंट लो, यहां कोई एक पॉइंट लेते हैं जो हमारे इस सोर्स से x डिस्टेंस आगे है, हमने एक पॉइंट चूज किया है स्मॉल x डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स, तो इस पॉइंट को कब मालूम चलेगा कि डिस्टरबेंस हो गई, है ना? इसको कुछ टाइम लगेगा ना ये पता चलने में कि यार स्प्रिंग ऑसिलेट हो रही है। भाई ऑसिलेशन यहां तक आएगा ये तो 100% श्योर है। इसके कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल, अर्थक्वेक आ गया मान लो आपको, तो अर्थक्वेक का सेंटर पॉइंट कहां पे होता है, तो मतलब कानपुर में तो नहीं होता ना, फिलहाल तो नहीं हुआ, अभी पास 2-3 साल पहले आया था, तो नेपाल में वाइब्रेशंस हुई लेकिन आप तक पहुंची ना वो, तो इसका मतलब वाइब्रेशन पहुंच रही है ना, ये तो मानोगे कि वाइब्रेशन से ट्रेवल होती है, सेंटर कहीं और है उसका, लेकिन वो उसका उसका इम्पैक्ट कहीं और हो रहा है। तो वाइब्रेशंस का सेंटर पॉइंट ये ब्लॉक है जिसको सोर्स कह रहे हो, बट वो वाइब्रेशंस ट्रेवल करके इस पॉइंट तक जरूर जाएंगी। तो ये पॉइंट जो कि x डिस्टेंस पर है, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये कब अपना ऑसिलेशन स्टार्ट करेगा, सो दिस पॉइंट विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग, will start oscillation at, आफ्टर कह लीजिए, एट नहीं, इनफैक्ट आफ्टर x अपॉन v सेकेंड्स फ्रॉम सोर्स। मतलब यहां वाले पॉइंट के ऑसिलेट करने के कुछ टाइम बाद दूसरा पॉइंट ऑसिलेट करेगा, ठीक है ना? और ये बहुत आसान चीज नहीं है, खतरनाक बात सुन रहे हो आप,
कि पहले ये पॉइंट ऑसिलेट करेगा, उसके कुछ समय के बाद ये पॉइंट ऑसिलेट कर जाएगा, और वो समय x बाई वी है अगर ये माना जाए कि वेव की स्पीड कांस्टेंट है तब। लेकिन मैं ये मान के चलूंगा कि ये जब भी ऑसिलेट करेगा ये वैसे ही ऑसिलेट करेगा जैसे इसने ऑसिलेट किया था, उनके ऑसिलेशन सिमिलर है। तो विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग आफ्टर x बाई वी सेकंड्स फ्रॉम द सोर्स बट विल हैव सिमिलर ऑसिलेशन। इट विल हैव सिमिलर ऑसिलेशंस। ठीक है, थोड़ी देर बाद ही सही, लेकिन करेंगे वही काम जो तुमने किया। भाई इन्होंने ऑसिलेट किया और इनके ऑसिलेट करने की इक्वेशन ये है, बिकॉज जो इक्वेशन सोर्स के ऑसिलेट करने की है वही इक्वेशन इसकी भी होगी। तो ऐसी ही इक्वेशन से ये भी ऑसिलेट करेगा लेकिन कुछ टाइम के बाद। समझ आई बात आपको? तो इसके लिए ऑसिलेशन की क्या इक्वेशन लिखोगे आप? ये वैसा ही ऑसिलेशन कर रहा है जैसा ये कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लैग है इनके बीच में, पहले ये फिर ये। टी माइनस एक्स बाई वी, मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पर, सुनिएगा, पहले इसने ऑसिलेट किया है बाद में इसने ऑसिलेट किया है, तो किसी पर्टिकुलर टाइम पर इसका जो भी डिस्प्लेसमेंट रहा होगा वो डिस्प्लेसमेंट ये वाला पार्टिकल x बाई वी सेकंड्स पहले ही अचीव कर चुका है। नहीं कह सकते इसको, क्योंकि पहले ये ऑसिलेट हो रहा है बाद में ये ऑसिलेट हो रहा है। तो अगर मैं ये कहूं कि इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट y है, सपोज दैट दिस पॉइंट हैज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ y एट सम टाइम t, किसी टाइम t पर इसका y डिस्प्लेसमेंट मान लो, तो यही डिस्प्लेसमेंट यहां पर कब रही होगी? t माइनस माइनस। ये बात समझ में आ रही है कि किसी पर्टिकुलर टाइम पर इस पॉइंट का जो कुछ भी डिस्प्लेसमेंट होगा वो चीज तो यहां पहले ही हो चुकी होगी। ठीक है, तो इसके डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन निकालनी है मेरे को, इस पॉइंट के डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन निकालनी है। तो मैं एक काम ना करूं यार, इस पॉइंट के डिस्प्लेसमेंट की जो भी इक्वेशंस होंगी वो इक्वेशन x बाई वी टाइम पहले ही यहां पर आ चुकी होगी। ठीक है, पॉइंट है। तो इसकी इक्वेशन मैं लिख सकता हूं, इस पॉइंट के ऑसिलेट करने की इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं y बराबर कैपिटल A साइन ओमेगा और t माइनस एक्स बाई वी लिखेंगे यहां पर एंड प्लस फाइ नॉट। ये पॉइंट ही अजीब है, सबसे बड़ा खतरनाक पॉइंट है। मैंने कहा ना यही पॉइंट खतरनाक है, यही पॉइंट खतरनाक है, ये नहीं कन्विंस नहीं होता है। समझा रहा हूं, रुको। यही अगर ये समझ आया तो इसका मतलब वेव समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा तो फिर कुछ समझाते हैं। इसको भी लिख तो लिया ना, है ना? दूसरा एग्जांपल लो ना, एक समझने के लिए एक एग्जांपल देखो। मैं कह दूं आपसे कि दो कार्स हैं, है ना, एक के पीछे एक खड़ी है। वापस आपको कार के एग्जांपल ज्यादा समझ में आते हैं, वेव नहीं समझ में आती। एक कार और बिल्कुल इसकी सेम ब्रांड आइडेंटिकल कार दूसरी भी है, बिल्कुल सेम कंपनी की, सेम डिजाइन की, सब कुछ वैसे ही है। और पहली वाली कार टाइम t इक्वल टू 0 पर स्टार्ट हो गई, t इक्वल टू 0 भी नहीं समझ पाओगे। तो सपोज दैट फर्स्ट कार 12 o'clock पर स्टार्ट हो गई और दूसरी कार 12:30 पर स्टार्ट हुई या 1 o'clock पर स्टार्ट हो गई। मतलब ये 12 बजे चलना स्टार्ट करती है, ये 1 बजे चलना स्टार्ट करती है, लेकिन दोनों चलेंगे सेम स्पीड से, दोनों की इनिशियल स्पीड सेम है, दोनों के एक्सेलरेशन सेम है, बस इनके स्टार्ट होने का टाइम अलग अलग है। ठीक है जी। अब किसी ने आपसे कहा कि ये बताओ 3 o'clock पर दोनों कार्स कहां कहां पर होंगी, एट सम टाइम 3 o'clock।
तो फर्स्ट कार 3 बजे तक कुछ आगे आ चुकी होगी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना आपको कि कार आगे नहीं जाएगी। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे? पहली वाली कार का डिस्प्लेसमेंट S1, U टाइम कितना पुट करेंगे? अभी आर्स में रख लो, सब कुछ किलोमीटर पर आवर वगैरह में चल रहा है। 3 और प्लस हाफ एक्सेलरेशन इंटू 3 स्क्वायर, ये फर्स्ट कार का डिस्प्लेसमेंट हुआ। उसी 3 बजे सेकंड कार का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? मतलब टाइम 3 बज रहे, इसका ये मतलब नहीं कि 3 घंटे इसको चलते हुए हो गए, समझ रहे? चलिए तो 2 ही घंटे है ना, चल स्टार्ट ही आपने 1 बजे किया था, घड़ी में 3 बज रहे हैं हमारे, तो उस टाइम पर ये कार कुछ पीछे होगी, क्योंकि ये सिर्फ 2 घंटे चल पाई है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या लिखोगे? तो वो जो 2 है उसको 3 - 1 कर दें, प्लस हाफ ए और 3 - 1 का स्क्वायर कर सकते नहीं? तो अब क्या ये नहीं कह सकता कि दोनों के डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन सिमिलर है, बस उसमें टाइम को चेंज किया गया है? तो जो चीज डिले स्टार्ट होगी, जो कार डिले करके स्टार्ट करेगी, उसके डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन में और जो जिस कार ने पहले स्टार्ट किया था उसके डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन में फर्क किस चीज का है? टाइम वाले फैक्टर का। इक्वेशन दोनों की सिमिलर है, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर ये भी है, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर ये भी है, सेम इक्वेशन है। उन इक्वेशंस में बस टाइम की वैल्यू बदली गई है। तो माइनस किस में कर रहे हो आप? जो लेट स्टार्ट कर रहा है उसमें, या जो पहले स्टार्ट होगा? तो यही पॉइंट लेट स्टार्ट कर रहा है, तो इसके इक्वेशन में टी माइनस जितना लेट स्टार्ट किया था आपने वो टाइम लेस कर दो। मतलब जिसने पहले स्टार्ट किया अगर मुझे उसकी इक्वेशन पता है, तो जिसने बाद में स्टार्ट किया उसकी इक्वेशन के लिए मैं क्या करूं? पहले वाले की इक्वेशन में जो टाइम का फैक्टर था उसको मॉडिफाई कर दीजिए, दूसरे की इक्वेशन बन जाएगी। नहीं है बस में ये, बस फर्क सिर्फ इतना है कि ये एक सिंपल इक्वेशन है और ये एक एसएचएम की इक्वेशन है। फर्क सिर्फ इतना है कि इक्वेशंस का फर्क है, ये अलजेब्रिक इक्वेशन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। अब बता है तो इक्वेशन ही, ठीक है। ऐसा ही कुछ यहां भी हो रहा है, पहले इसने ऑसिलेट करना स्टार्ट कर दिया, उसके कुछ समय के बाद इसने ऑसिलेट करना स्टार्ट कर दिया, तो इसके ऑसिलेशन की इक्वेशन और इसके ऑसिलेशन की इक्वेशन बिल्कुल एक जैसी होंगी। एक जैसा होना और एग्जैक्टली सेम नहीं होगा, एक जैसा होना मतलब सिमिलर होंगे, इक्वेशंस आर सिमिलर, बट उन इक्वेशंस के अंदर जो वैल्यू ऑफ टाइम है उसमें डिफरेंस आ जाएगा। यहां पर टी माइनस, आई बात समझ में? राइट, नाउ दिस इज द इक्वेशन विच विल गिव मी दिस इक्वेशन। This is the equation for oscillation of a point at a small x distance from our source. सोर्स से x डिस्टेंस पर मीडियम का कोई पार्टिकल जिस इक्वेशन के साथ अपना ऑसिलेशन कर रहा होगा वो इक्वेशन ये है। मतलब आप इसको ये भी कह सकते हो कि ये इस पॉइंट के मोशन की इक्वेशन है। ऊपर नीचे ट्रांसवर्स वे में, क्योंकि ये जो कंफ्यूजन आपको आएगा ये हर साल आता है, सबको आता है, सबको ये लगता है कि यहाँ प्लस होना चाहिए, मतलब पहला दिमाग में ये आता है कि यहाँ प्लस होना चाहिए या इसमें माइनस करना चाहिए मुझे। ये कंफ्यूजन बहुत आती है इसकी, अभी कार के एग्जांपल से समझ सकते हो। मैं एक बार फिर पूछूंगा, और मैं नहीं पूछूंगा तो बेसिकली एग्जाम वाले पूछेंगे कि ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन से आप क्या बताना चाह रहे हो मुझे, या किसी और को क्या बताना चाह रहे हो इस इक्वेशन से। हाँ, जो पार्टिकल सोर्स से एक्स डिस्टेंस पर है उसके मूव करने की क्या इक्वेशन है, वो ये वेव इक्वेशन भी है, दोनों एक ही होते हैं, दोनों एक ही होते हैं। अब ये समझो कि जिसको आप वेव इक्वेशन कहते हो ना, वो क्या मतलब है? वेव इक्वेशन इज इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ
a point, a general point of a general point of medium, इसी को वेव इक्वेशन कहा जाता है। मतलब एक ऐसी इक्वेशन जिस इक्वेशन की हेल्प से मैं किसी भी पॉइंट के मोशन की इक्वेशन निकाल पाऊं, तभी वेव इक्वेशन है वो। एक ऐसी इक्वेशन जिसके थ्रू मैं मीडियम के जिस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहूं निकाल सकता हूं, मैं मीडियम के जिस पार्टिकल के वेलोसिटी निकालना चाहता हूं निकाल सकता हूं। आई बात समझ में? जनरल पॉइंट की, नॉट स्पेसिफिक पॉइंट, उसको वेव इक्वेशन कहेंगे। तो ये वेव इक्वेशन भी है, और ये फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की कोई गिवन वैल्यू के लिए ये उस पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट की भी इक्वेशन है, और ये वेव इक्वेशन भी है। दोनों चीजें सेम है, अलग अलग नहीं है। तभी तो समझा रहे हैं यार ये, क्योंकि ठीक है, ये थोड़ा बहुत उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये लिख लो तो बताएं, हटाए स्क्वायर, ये ठीक है, ये कोई एंटर किया। देखिए सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो y बराबर a साइन ऑफ ओमेगा इंटू टी, माइनस ओमेगा को अंदर भेज रहे हैं, तो ओमेगा यहां पर भेजोगे तो ये ओमेगा अपॉन वी, उसको k लिखने जा रहे हैं, ओमेगा बाई वी को हम k लिखेंगे। जो k है दैट इज ओमेगा अपॉन वी, यहां कहीं इसको कोने में लिख दे रहे हैं। और एक्चुअली ये जो k है जिसको हम ओमेगा बाई वी लिख रहे हैं ना, ये कुछ और आ जाएगा, k विच इज ओमेगा डिवाइडेड बाई वी, ओमेगा इज कॉल्ड एज 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड होता है, तो 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी भी हो जाएगा, और स्पीड इज ऑल्सो फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, सो बेसिकली k इज 2 पाई डिवाइडेड बाय लैम्डा, और that means k which is omega upon v, it is also 2 pi by lambda. बताएंगे यार क्या है ये, वेव इक्वेशन है कि क्या है ये? और मैं कह रहा हूं कि ये x, जो x डिस्टेंस वाला पार्टिकल है उसके डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है। दोनों ही है, दोनों ही चीजें हैं ये, ठीक है। अब जरा इस इक्वेशन को देखो, ये ऐसी इक्वेशन है जिस इक्वेशन में आपके वेव को लेकर के जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए वो सब है। इस इक्वेशन की पावर को समझो जरा, इस सिंगल इक्वेशन में उस वेव के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन, 100% इंफॉर्मेशन ऑफ द वेव इन द सिंगल इक्वेशन, इसीलिए वेव इक्वेशन कह रहे हैं। एक ऐसी इक्वेशन जिसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, टोटल ऑल इंफॉर्मेशन। समझिए कैसे, इट हैज इंफॉर्मेशन अबाउट द एम्पलीट्यूड, दिस इक्वेशन हैज इंफॉर्मेशन, मतलब अगर ये इक्वेशन पता है तो इसका मतलब वेव का एम्पलीट्यूड पता है। साइन की वजह से क्या मालूम चल रहा है आपको? दैट नहीं, मोशन सिंपल हार्मोनिक है, टाइप ऑफ मोशन इज ए सिंपल हार्मोनिक, एसएचएम है, तभी इसमें साइन का फंक्शन है, अदरवाइज कोई और फंक्शन रहा होता। ओमेगा से क्या मालूम चल जाएगा? नहीं वो तो बोलोगे, मतलब फ्रीक्वेंसी, तो यहां पर वेव के फ्रीक्वेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन है, यानी इस नंबर से फ्रीक्वेंसी का आइडिया लगेगा। माइनस साइन, इससे भी कुछ इंफॉर्मेशन है, माइनस साइन भी, दैट वेव इज मूविंग ऑन डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। वेव के मोशन की डायरेक्शन है इसमें,
समझ रहे? और क्या चाहते हो वेव के बारे में, जान ले लोगे उसकी, मतलब एक इक्वेशन सब तो बता रहा तुमको के लैम्डा की इंफॉर्मेशन, मतलब इस इक्वेशन में वेवलेंथ का भी टर्म है। एक्स क्या है ये? डिस्टेंस के अलावा ये भी है कि वेव कौन से डायमेंशन में जा रही है। हाँ, अगर वेव जेड एक्सिस पे जाते तो यहाँ जेड का टर्म आता, तो डायमेंशन इन विच वेव इज मूविंग, ये तो डायरेक्शन बता रहा है, डायरेक्शन और डायमेंशन में फर्क है। यहां से मालूम चल रहा है कि वेव एक्स डायमेंशन में है और एक्स डायमेंशन के पॉजिटिव साइड पर है, वो इस माइनस साइन से मालूम चल रहा, तो दैट इज द डायमेंशन ऑफ वेव, वेदर इट इज मूविंग इन एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन। और साथ में ये एक्स एक और चीज बता रहा है मुझे, डायमेंशन तो बता ही रहा है, साथ में ये एक्स आपको पोजीशन ऑफ पार्टिकल भी बता रहा है। कौन सी पोजीशन? डिस्टर्ब होने से पहले वाली या डिस्टर्ब होने के बाद वाली? अच्छा, मीन पोजीशन, सोर्स से कितने दूर वाला पार्टिकल की बात कर रहे हो आप, मतलब जिस पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट की ये इक्वेशन है वो पार्टिकल सोर्स से कितनी दूर है। नहीं, ये वेव तो वन डायमेंशन के लिए ना, ये वेव जो आप पढ़ रहे हो ये मूविंग इन वन डायमेंशन है, अगर वेव टू डायमेंशन में मूव करेगी तो हाँ एक्स और वाई दोनों के टर्म्स आएंगे, वो सिलिंड्रिकल वेव होती है। अभी आप कौन सा वेव पढ़ रहे हो? प्लेन। ये मुझे जस्टिफाई भी करना था कि प्लेन वर्ड का क्या मतलब है यहाँ पर, चाहे आप लिख ही लो। वो जो प्लेन वर्ड लिखा था आपने स्टार्टिंग में, प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव, उसमें प्लेन वर्ड का मतलब होता है मूविंग इन वन डायमेंशन। प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव, दैट प्लेन मींस द वेव इज मूविंग इन वन डायमेंशन। और वो इस इक्वेशन में कौन सी है? एक्स एक्सिस, वो डायमेंशन है। उसके पॉजिटिव साइड पे चल रहे हैं या नेगेटिव साइड पे चल रहे हैं, वो इसके अंदर वाले माइनस प्लस के साइन पे डिपेंड करता है। और फाई नॉट से किसकी इंफॉर्मेशन आ रही है आपके पास? किसका? सोर्स, मतलब वेयर वाज द सोर्स व्हेन द ऑसिलेशन स्टार्टेड। वेयर वाज द सोर्स व्हेन एसएचएम स्टार्टेड। अब बताओ इसमें ऐसे क्या है जो आपको चाहिए, और क्या आपके मन में सवाल है? जितने सवाल मन में है सबके आंसर है। दोनों एक ही है, सोर्स से ही तो बताया वो। और वाई से क्या बता रहे हो? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल। किस पार्टिकल की, कौन से पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट? हाँ, है नहीं खतरनाक है? नहीं खतरनाक है? एक इक्वेशन दे करके आप चाहो तो पूरा दिन निकल जाएगा क्वेश्चन करने के लिए। और बता रहा हूँ आपको, इतना ही नहीं है भी, सिर्फ इतना ही नहीं है, इस इक्वेशन से हमें और भी चीजें मालूम चलेंगी। पावर, इंटेंसिटी, एनर्जी, जो चाहिए वो मिलेगा, फरमाइश करो बस। नहीं, अल्लाह के दरबार में जाते हैं, मांग बच्चा मांग, क्या चाहिए तेरे को। तो ये वेव इक्वेशन में कह रही मांगो क्या चाहिए तुम्हें, भगवान है, देंगे वो सब कुछ तुम्हें। तो मतलब इस इक्वेशन से ये सब तो मिल ही रहा है, पावर भी मिल रही है, इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस पावर फ्रॉम दिस इक्वेशन। और इसीलिए वेव का चैप्टर टफ माना जाता है, क्योंकि आपको लगता है यार कि पूछने वालों ने बेवकूफ बना दिया हमें। ऐसा लगता है कि यार एक इक्वेशन देख के आप 15 चीजें कैसे पूछ सकते हो मुझे, मतलब इनजस्टिस नहीं है, नाइंसाफी है। एक इक्वेशन और कहे 15 चीजें बताओ। पी इंस्टेंटेनियस, अभी डेरिवेटिव क्या था, क्या था वो?
टी इंटू, अभी थोड़ी देर पहले करो जरा, डी वाई बाई डी टी इंटू डी वाई बाई डी एक्स, बट ये पावर किसका था? पावर बाय क्या था? पगलाओ नहीं, पावर बाय मीडियम था ये। अब आप HCV में यही इक्वेशन पढ़ोगे, लेकिन इसमें माइनस साइन लगा हुआ है। अब देख लो, HCV में पावर को डायरेक्ट किया इसी फॉर्मूले से, लेकिन उसमें आगे माइनस लगा रखा है उन्होंने। पेज 325 पे जाओ, 326 पे आपको अब ये होता है, कंफ्यूजन आती है फिर कि यार ये क्या है, किसने सही पढ़ाया। इधर नहीं, रुको नहीं, रुको रुको बता रहे, सॉरी 308 पेज नंबर 308 पर आर्टिकल 15.5 पावर है। सब कुछ मत देखना, आखिरी रिजल्ट देखो बस, बाकी वो डेल का साइन लगा होगा, वो तो पार्सल डेल माइनस लगा है, वो पावर बाय सोर्स को, पावर बाय सोर्स डिफाइन कर रहे हैं, वो लिखेंगे नहीं है? वो सोर्स से मीडियम की पावर को बता रहे हैं, हम मीडियम से सोर्स की पावर उल्टा कर रहे हैं, तो ये कंफ्यूजन न रखिएगा, दोनों सही है। और यही कंफ्यूजन आपको थर्मोडायनेमिक्स में हो जाती है, यार फिजिक्स में प्लस साइन चलता है, केमिस्ट्री में माइनस साइन चलता है। कंफ्यूजन नहीं है, कंफ्यूजन नहीं है। सो इसको निकाले क्या आएगा, इक्वेशन पता है तुम्हें, लेकिन डायरेक्ट करेंगे इसको, कैपिटल टी इंटू डी वाई बाई डी टी। एक बार वर्बली करो यार, थोड़ा टाइम कम है। डिफरेंशिएट करने पर पहली चीज ये साइन की जगह कॉस हो जाएगा, और जब टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ओमेगा बाहर आएगा, तो मतलब ए ओमेगा बाहर आएगा, बाकी ये कॉस हो जाएगा। एक मिनट, और डी वाई बाई डी एक्स जब करेंगे माइनस के बाहर आएगा, माइनस के बाहर आएगा, माइनस ए इंटू के बाहर आएगा, और फिर वो कॉस हो जाएगा, यानी कुल मिलाकर के ये कॉस का स्क्वायर बन जाएगा। अब दो बार कैसे है खुद देखो यार, एक बार ए डी वाई बाई डी टी में आएगा और एक बार ए डी वाई बाई डी एक्स में आएगा, एक ही इक्वेशन दो बार डिफरेंशिएट हो रही है, तो वो ए तो रहेगा, ए कहां चला जाएगा। ये भी क्लियर है कि ये चीज कभी पॉजिटिव नहीं आने वाली, कॉस स्क्वायर बन गया, तो ये इसका मतलब पावर बाय मीडियम कैन नेवर बी पॉजिटिव, इट कैन नेवर बी पॉजिटिव। अगर आपको पावर बाय सोर्स चाहिए तो जस्ट आप इसका अपोजिट लिखो, पावर बाय सोर्स, यही कि आगे प्लस साइन लगा दो। और पावर बाय सोर्स पॉजिटिव होने का फिजिकल मतलब क्या है? सोर्स की पावर पॉजिटिव आने का मतलब कि एनर्जी हमेशा सोर्स से मीडियम में जाएगी, एनर्जी फ्रॉम सोर्स टू द मीडियम। और लॉजिकल भी है यार, बल्ब आपके कमरे को लाइट देगा ना, कि कमरा बल्ब को लाइट देगा? म्यूजिक का स्पीकर आपको साउंड देगा या आप उसमें स्पीकर में साउंड डालोगे? उल्टा तो नहीं कर सकते। और इससे क्या लग रहा है कि सोर्स मीडियम को क्या एक कांस्टेंट रेट पर पावर दे रहे हैं? कैसे? पोजीशन के साथ तो डिफर कर ही रहे हैं साथ में वो, मतलब सोर्स मीडियम को हमेशा एक रेट पर ट्रांसफर नहीं कर रहा है, कभी ज्यादा एनर्जी दे रहा होगा, कभी कम एनर्जी दे रहा होगा। वो कांस्टेंट मानी है। मतलब द रेट एट विच द सोर्स इज गिविंग एनर्जी टू द मीडियम विल चेंज विद टाइम। सबसे ज्यादा रेट कितना हो सकता है? सबसे ज्यादा रेट जिस पर सोर्स, मैक्सिमम पावर लिख लो, मैक्सिमम पावर
मैक्सिमम पावर इज टी ए स्क्वायर ओमेगा के। इसमें यार थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं, इसलिए बहुत जरूरी है इनको समझना। न्यूमेरिकल तो आते ही है। और ये कब होगा, पावर मैक्सिमम कब होगा? ये वैल्यू 1 लो, सिंपल, मतलब ये वैल्यू 1, कॉस वाली वैल्यू 1 हो जाए तो मैक्सिमम पावर आएगी। और जब कॉस की वैल्यू 1 होगी तो साइन की वैल्यू, यानी वाई की वैल्यू, यानी कि सबसे ज्यादा पावर सोर्स मीडियम को तब देगा जब सोर्स अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट पर होगा। मतलब ऑसिलेट करते वक्त जब सोर्स अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट को क्रॉस कर रहा होगा, उस समय वो सबसे ज्यादा एनर्जी मीडियम को ट्रांसफर कर रहा होगा। सबसे ज्यादा नहीं, मतलब जल्दी जल्दी कर रहा होगा। रेट का मतलब कितनी जल्दी जल्दी एनर्जी दे रहे हो। तो जिस समय सोर्स अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट से जा रहा होगा, उस समय वो सोच रहा होगा लाओ जल्दी से अपनी सारी एनर्जी हम किसको दे दें, मीडियम को। वो रेट ज्यादा हो गया उसका। और मिनिमम पावर कितनी आएगी? स्क्वायर फंक्शन है, माइनस में जा नहीं सकते। मिनिमम पावर 0, वो तब है जब कॉस की वैल्यू 0। हाँ, मतलब जब सोर्स अपने एक्सट्रीम पॉइंट पर पहुंच गया तो उसने मीडियम को मना कर दिया कि जो तुमको एनर्जी नहीं देगी। दबंगई है उसकी, सोर्स की, समझ रहे? दबंग सोर्स एक्सट्रीम पॉइंट पर पहुंच करके उसने कहा हम एनर्जी दे ही नहीं सकते तुम्हें। सोर्स ने कहा कोई बात नहीं, जब तुम मीन पे आओगे तब देखेंगे। और जैसे ही सोर्स मीन पे आया, सबसे ज्यादा एनर्जी कौन लेके जा रहा है? सोर्स। पावर बदल रहा है। इसके भी क्वेश्चंस आते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, लैंग्वेज ही नहीं समझ में आएगी, मैं आपको बताऊं तो। और ना विश्वास हो तो आप ऑब्जेक्टिव 2 का लास्ट क्वेश्चन जब देखोगे, लैंग्वेज समझ ही नहीं आएगी। और अगर आंसर देख के नहीं कर रहे हो ना, क्योंकि बहुत करते तो ऐसे ही है कि पहले आंसर देखते हो फिर उसका जस्टिफिकेशन ढूंढते हो। ज्यादातर केसेस में यही किया जाता है कि पहले पीछे से आंसर टिक कर लेते हैं, है ना, और उसके बाद उसका लॉजिक लॉजिक बढ़ाते हैं। आंसर मालूम करके सही लॉजिक बढ़ा देते हैं। नहीं, आप लोग नहीं, बहुत लोग करते हैं। लिखा है एनर्जी को लेकर के कुछ, क्या लिखा है? ये पांडे जी लिखा हुआ है। हाँ, 9th, सॉरी 9th ऑब्जेक्टिव 2 का 9th। अब ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और मैं चैलेंज कर रहा हूँ, ये सही नहीं होगा। इसके ऊपर मैट्रिक्स मैच आते हैं, मल्टीपल मैचिंग्स आती हैं, और मैचिंग भी वो वाली जिसमें एक के कई सारे ऑप्शन करेक्ट होते हैं। तो ऐसी क्लैरिटी के लिए ना ये टॉपिक जरूरी है। तो मर्जी आपकी है, न्यूमेरिकल तो आपने लगा ही लिए है, बट इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर देने के लिए समझना बहुत जरूरी है कि सोर्स मीडियम को अलग अलग रेट पर एनर्जी दे रहा है। जब सोर्स अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट पर है तो जिस रेट से वो एनर्जी देगा वो रेट टी ए स्क्वायर ओमेगा के होगा। एक्सट्रीम पॉइंट पर पहुंच करके 0 हो गया वो भी बता रहे हैं बिल्कुल। तो और एवरेज पावर निकाले अगर, ये तो इनवर्स पावर है, एवरेज पावर। एसएचएम में भी तुम्हें बताया गया था कि कॉस स्क्वायर या साइन स्क्वायर फंक्शंस की एवरेज वैल्यू ड्यूरिंग वन साइकिल, इनकी एवरेज वैल्यूज 1/2 होती है। तो याद नहीं है भी, जब एनर्जी का स्पेस एवरेज और टाइम एवरेज डिराइव कर रहे थे। तो एवरेज पावर निकालने के लिए हम कॉस स्क्वायर को 1/2 लिख देते और ये हाफ टी ए स्क्वायर ओमेगा के। तो आप देख नहीं रहे हो, इस इक्वेशन से सब आ रहा है। और एक एक करके देखिएगा, वेव स्पीड को क्या डिराइव किया गया है? एक तो ओमेगा बाई के, मतलब जो के लिखा था हमने वो ओमेगा बाई वी को लिखा था, और कल एक पढ़ा था रूट ऑफ टी बाई वी। मतलब जो स्पीड होती है वो रूट टी बाई वी होती है, स्पीड इक्वल टू रूट टी बाई वी। तो टी को क्या लिख सकते हैं यार, अगर स्पीड की वैल्यू रूट ऑफ टी बाई वी है तो टी की वैल्यू
म्यू और वी के फॉर्म में। चलिए रख देते हैं, टी की वैल्यू हटा रहे, म्यू वी स्क्वायर, टी की वैल्यू म्यू इंटू वी स्क्वायर, और के की वैल्यू ओमेगा बाई वी। और कल यही पावर डिराइव कर चुके हो, ना हो तो देख लो आप दोनों तरफ एवरेज पावर का फॉर्मूला, बट कल किसी और तरीके से डिराइव किया गया था। ये इसका प्रॉपर डेरिवेशन है, चेक कर लो। ये रिजल्ट जो आ रहा है, ये रिजल्ट कल डिराइव किया गया था एवरेज पावर, लास्ट में सेम रिजल्ट, बट कल बहुत सिंपल तरीके से डिराइव कर दिया था, एनर्जी बाय टाइम करके। तो मैंने इस फॉर्मेट में, इसमें क्या होगा, एक वी चला जाएगा, इसमें हाफ म्यू वी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। अब तो एवरेज पावर क्लियर हुआ आपको, कल वाली डेरिवेशन क्लियर हुई। इसका 29th क्वेश्चन जो है वो इसी फॉर्मूले पर है, अगर आप ध्यान से देखोगे 29th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 जो है एक्सरसाइज का 29th क्वेश्चन, अगर आप केयरफुली रीड करें तो, और ये तुम्हारा डाउट जो भी पूछ रहे थे कि एनर्जी का फॉर्मूला कैसे लिखा गया था, अब सुनो ध्यान से। ये एवरेज पावर का मैथमेटिकल फॉर्मूला है, बट इसका फिजिकल मतलब क्या है। एवरेज पावर का मैथमेटिकल फॉर्मूला तो है, बट इसकी फिजिकल मतलब तुमको क्या निकलती है। मतलब कि दिस मच एनर्जी, कह सकते हो कि दिस मच एनर्जी गिवन बाय सोर्स टू द मीडियम, गिवन बाय सोर्स टू मीडियम इन कितने ड्यूरेशन में, इन 1 सेकेंड। ये इसका फिजिकल मतलब है कि 1 सेकेंड में ये सोर्स मीडियम को ऑन एन एवरेज इतनी एनर्जी ट्रांसफर कर रहा हो। हाँ, 29 क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, एम्पलीट्यूड दिया हुआ है, म्यू दिया हुआ है, और शायद टेंशन फोर्स भी दिया हुआ है। दिया सब। पहला पूछा उन्होंने एवरेज पावर क्या होगी, सो म्यू गिवन है क्वेश्चन में, 29 क्वेश्चन में टेंशन भी दे रखा है, तो टी और म्यू से वी आ जाएगा, मतलब कि वी भी दिया हुआ है, एम्पलीट्यूड डायरेक्टली दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है ओमेगा बराबर 2 पाई फ्रीक्वेंसी। मतलब जितने फॉर्मूले हैं अगर उन सबको आपस में कनेक्ट कर लो, फॉर्मूले को सब जोड़ लो आपस में, तो क्या पावर कैलकुलेट हो जाएगी। और अगले पार्ट में 2 मीटर स्ट्रिंग की एनर्जी पूछी है, तो 2 मीटर की, हाँ 2 मीटर की स्ट्रिंग तक वेव को पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। 2 मीटर स्ट्रिंग की एनर्जी, तो 2 मीटर की स्ट्रिंग तक जाने के लिए टाइम कितना चाहिए आपको, 2 बाई वी। और जब हर एक सेकंड में इतनी एनर्जी आ रही है, तो इतने टाइम में कितनी एनर्जी आ जाएगी, इंटू 2 बाई वी कर लीजिए, वो उसके सेकंड पार्ट का आंसर है। लॉजिक उसमें ये है, स्ट्रिंग की किसी गिवन लेंथ की एनर्जी निकालने का जो लॉजिक ये है कि उस लेंथ को कवर करने में मुझे कुछ टाइम चाहिए, तो उतना टाइम आप एवरेज पावर से मल्टीप्लाई कर दो, इतनी एनर्जी आ गई। क्लियर हो गया पॉइंट ये। और अब इसके ऊपर कई सारे क्वेश्चंस होंगे, बिगिनिंग में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसमें इक्वेशंस दी गई हैं आपको, मेरे को बताएं। ये रखो, ये रखो ना, कुछ नहीं। 10th 11th क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 10th देखो, एक मिनट, उसमें कुछ इक्वेशंस है, क्वेश्चन 10th में इक्वेशंस है, ठीक, 8th में भी इक्वेशन है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन क्वेश्चंस में स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें पूछी जा रही है, एक इक्वेशन लिखी गई है और उस इक्वेशन के बेसिस पर यही सब पूछा जा रहा है। आप 8th क्वेश्चन देख लो, आराम से मिल जाएगा, इक्वेशन दी गई है,
तो उसमें जो चीजें पूछी गई है, क्या वो यहां से आपको लग नहीं रहा कि सॉल्व हो जाएंगे? अगर ये पढ़ा होगा तो भाई, मैंने तो अपनी तरफ से मैंने तो पढ़ा दिया, तुमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ट्रांसमीटर सही है, रिसीवर सही है कि नहीं पता नहीं, हो सकता है ना नेटवर्क प्रॉब्लम। सामने वाला बोल रहा, आप तक आवाज नहीं आ रही है। 8th क्वेश्चन कर सकते हो, 10th वाला कर सकते हो, सब सब इस इक्वेशन से कंपेयर करने हैं, उसको सिर्फ कंपैरिजन करना है। ठीक, अब एक और प्रॉब्लम पे आते हैं। इंटेंसिटी नहीं पढ़ाएंगे, इंटेंसिटी कल पढ़ा चुके हैं आपको। ठीक है, पावर था इंस्टेंटेनियस। एक और बात है, सोर्स की जो पावर है वो कांस्टेंट नहीं है, वो फंक्शन ऑफ टाइम भी है, और डिस्प्लेसमेंट भी फंक्शन ऑफ टाइम है, और ये दोनों पीरियोडिक फंक्शंस हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक हैं तो पीरियोडिक फंक्शंस हैं। हाँ, तो फंक्शन y की पीरियोडिसिटी और फंक्शन पावर की पीरियोडिसिटी, मतलब ये एक वेरिएबल पावर भी है, पीरियोडिक पावर भी है, मतलब ऑसिलेटिंग पावर है। ये ऑसिलेटिंग है क्योंकि इसकी एक मिनिमम वैल्यू है, इसकी एक मैक्सिमम वैल्यू है। समझ पा रहे इसको है? तो अगर मैं पूछूं कि इसके ऑसिलेट करने की फ्रीक्वेंसी, पावर के ऑसिलेट करने की फ्रीक्वेंसी और डिस्प्लेसमेंट के ऑसिलेट करने की फ्रीक्वेंसीज का क्या रिलेशन चल रहा हो? नहीं, ट्रिग्नोमेट्री में साइन ऑफ थीटा का पीरियोडिसिटी 2 पाई लिया जाता है, लेकिन कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा के पीरियोडिसिटी पाई होते हैं। मतलब ये आधे एंगल पे ही अपने आप को रिपीट करना स्टार्ट कर देते हैं। और पीरियोडिसिटी हाफ होना मतलब फ्रीक्वेंसी डबल होना, एसएचएम वाला कंसेप्ट। कि अगर 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 वेव की फ्रीक्वेंसी मान लो 50 हर्ट्ज की है, वेव फ्रीक्वेंसी फॉर एग्जांपल 50 हर्ट्ज है, तो पावर की फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज की होगी। ये भी पॉइंट नोट करने वाला है। फ्रीक्वेंसी ऑफ पावर इज डबल द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव। एसएचएम में भी इसके क्वेश्चन थे, और जेई में ही थे, पिछले साल आए हुए क्वेश्चन थे। हाँ, एनर्जी वाला जेई के ही क्वेश्चन है, तो वो इसमें भी आ सकता है भाई। एनर्जी कांस्टेंट थोड़ी है। ठीक है, चलेगा, आगे बढ़ते हैं। चल, अब आपको जो सबसे प्रॉब्लमेटिक पार्ट है चैप्टर का, कुछ बुक्स में, आप प्रॉब्लमेटिक पार्ट पे आओ। आप कुछ बुक्स में देखोगे ना, तो वेव की कुछ अलग अलग इक्वेशंस आती हैं। मतलब कुछ किताब वाले वेव की इक्वेशन लिखते हैं ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, कुछ कुछ किताबों में ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स होता है, कुछ किताबों में ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स होता है, और कुछ और किताब वाले ए कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी लिखते हैं। नहीं, तो ये डिसाइड कैसे करोगे कि लिखना कौन सा है ना? ये इस फाइनोट को समझो। अब फाइनोट की कहानी समझिए, समझाते हैं। हाँ, फाइनोट की कहानी समझना, और उसके लिए एसएचएम वाला फाइनोट का कंसेप्ट देखो। मैं अगर कहूं कि इफ सोर्स बिगिंस फ्रॉम इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्सट्रीम पॉइंट, एसएचएम वाला कंसेप्ट जो ग्राफ का बताया था आपको, क्योंकि फाइनोट सोर्स के एसएचएम से ही रिलेटेड है, तो साइन वाला फंक्शन बनाओ, और साइन फंक्शन में इक्विलिब्रियम मतलब जीरो वैल्यू, तो साइन फंक्शन में 0 से पॉजिटिव तक जाने के लिए कौन सा नंबर लोगे आप? 0 डिग्री, मतलब फाइनोट 0 है, और फाइनोट 0 है तो y की वैल्यू a साइन ओमेगा टी
माइनस के एक्स है। अगर न्यूमेरिकल ये कह दे, तुमको क्या लग रहा है कि फाइव नॉट डायरेक्ट दे देंगे वो आपको? नहीं देंगे, इतने भी सीधे लोग नहीं है। फाइव नॉट आपको डायरेक्ट दिया ही नहीं जाएगा, फाइव नॉट की बजाय ये लाइन लिखी होगी, इफ सोर्स बिगिंस फ्रॉम प्लस ए। अब इसमें ये बता रहे कि जरूरत नहीं कहां से, प्लस से स्टार्ट कर रहे हो मतलब एक्सट्रीम पॉइंट पर तो हुई, तो फाइव नॉट कितना हुआ यहाँ पर? ये साइन वाले ग्राफ से जो अभी एसएचएम में बताया आपको, फाइव नॉट अगर पाई बाई टू हो गया, फाइव नॉट की वैल्यू अगर पाई बाई टू हो गई, तो इसकी इक्वेशन बन जाएगी ए कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। मतलब इसको लेकर के लोग कहते हैं यार कि जब मन करता है कॉस की इक्वेशन लिख लेते हो, जब मन करता है साइन की इक्वेशन लिख लेते हो। हाँ, तो हमारे मन से नहीं चल रही, सोर्स के मूड पे। सोर्स begins from equilibrium towards negative side, towards minus a। पाई हो गया, जैसे ही पाई रखेंगे क्या बन जाएगा, साइन 180 रखेंगे यहाँ पे, साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो ये इक्वेशन पलट करके बन जाएगी ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो अब इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि कहीं पर ओमेगा टी माइनस के एक्स है, कहीं पर के एक्स माइनस ओमेगा टी है, ये सब कुछ हो सकता है फाइव नॉट के हिसाब से, कुछ भी पॉसिबल है। समझ पाए आप? बेसिक इक्वेशन एक ही है ये वाली, इसको चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो। एक एग्जांपल लिख लो और let the source और ये भी, हाँ चलो ठीक है, let the source start from minus a by 2 towards negative extreme, write the wave equation, माइनस a by 2 से नेगेटिव साइड की तरफ बढ़ने के लिए मुझे फाइव नॉट क्या होना चाहिए? साइन का फंक्शन बनाओ, माइनस a by 2 मतलब माइनस 1/2, तो माइनस 1/2 साइन की वैल्यू कब होती है, रिकॉल करिए ट्रिग्नोमेट्री में। अब उनमें से कौन सा वो एंगल है जहां से वो माइनस एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है? समझ पाए इसको? मतलब साइन फंक्शन में माइनस 1/2 ट्रिग्नोमेट्री पता होनी चाहिए, लेकिन किन किन एंगल्स पर बता रहे हो? और लेकिन 210 वाली वैल्यू से ग्राफ आपका नेगेटिव साइड की तरफ जा रहा है, और 330 के बाद ये ग्राफ जीरो की तरफ जा रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि हमको नेगेटिव साइड जाना है, 210, फाइव नॉट की वैल्यू 210 डिग्री होगी। ऐसे पता लगाओगे किसी वेव का फाइव नॉट क्या होता है, या किसी एसएचएम का फाइव नॉट क्या होता है। तो ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 210 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। ये तो फिर भी एक आसान तरीका है क्वेश्चन पूछने का, फिर भी ये शराफत वाला तरीका है, थोड़ा सा बदमाशों वाला देखो आप। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। This is displacement time graph for the source. Displacement time graph of source is given.
डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ द सोर्स इज गिवन, और ये वैल्यू -10 सेंटीमीटर है, ये वैल्यू -5 सेंटीमीटर है, टॉप वैल्यू +10 सेंटीमीटर है। और ये जो टाइम देख रहे हो ये 6 सेकंड्स का टाइम इज 6 सेकंड्स। +10 -5 -10 और 6 सेकंड्स का टाइम जहां पर वो ग्राफ पूरा हो रहा है। दिस इज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ सोर्स। सोर्स के मूव करने का ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है। और उसके अलावा ये दिया जा रहा है, इसके अलावा लिखो आगे कि फ्रीक्वेंसी नहीं सॉरी, वेवलेंथ इज गिवन एज, wavelength of the wave is given as 20 centimeter. Now write the wave equation. बोलो। तो ए कितना है? ए हाँ, वही तो पुट करना है एक्चुअली, वरना तो ये तो कोई भी लिख देगा। तो यही कर, मतलब इक्वेशन तो पता है, सबको पता है कि यही आएगा, बट यही तो मालूम करना है कि इसमें ए क्या है, ओमेगा क्या है, के क्या है, फाई नॉट क्या है, यही तो मालूम करने को दिया है। हाँ, यही मालूम करना तुमको। एक एक करके बताओ। ए निकल नहीं रहा है, ए मैक्सिमम वैल्यू। चलो, एक आंसर आ गया। और चाहिए आपको ओमेगा, और चाहिए के, तो के भी आ जाएगा, वेवलेंथ भी है, के दे रखा है 2 पाई बाय लैम्डा, मतलब कि लैम्डा 20 सेंटीमीटर है, 0.2 मीटर हो गया। कौन सा? अरे पगलाओ नहीं, यहां सेंटीमीटर चल रहा, अंदर कुछ और चल रहा होगा। तो ये के हो गया 2 पाई बाय लैम्डा, ठीक है भाई। फॉर्मेट तो पता है कि यही लिखना है, इसके अंदर नंबर्स ढूंढने, तो के मिल गया, ए मिल गया, फाई नॉट कैसे मालूम चल रहा? ठीक है, फाई नॉट 210 है, कोई करा 150 आएगा। ये बताओ टाइम 0 पर सोर्स कहां दिख रहा है आपको? इस ग्राफ में टाइम 0 यहां पर है, और उस समय सोर्स -5 पर है, यानी कि -a/2 पर, और उसके बाद वो और नेगेटिव हो रहा है, मतलब -1/2 से -1 जा रहे हैं। तो साइन का एंगल क्या रहा होगा? -1/2 कौन से एंगल पर होता है? 210, 330। इसमें से कौन सा वो एंगल है जिसके बाद -1 आएगा? तो फाई नॉट 210 है, फाई नॉट इज 210, मतलब कि 7 पाई/6। अब बचा ओमेगा, नहीं वो आ जाएगा।
जब आपने सर एम्पलीट्यूड सेंटीमीटर के अंदर को के वो सर उसमें 0.2 दिया था 20 सेंटीमीटर। यूनिट डायमेंशन में आपको एक चीज बताई थी मैंने कि साइन और कॉस के अंदर का पूरा टर्म डायमेंशन लेस हो जाता है। तो इस के की डायमेंशन एक्स के डायमेंशन पर डिपेंड करेगी। के इंटू एक्स शुड बी डायमेंशन लेस। तो अगर एक्स को मीटर में लेंगे तो इसको भी मीटर में लेंगे, अगर एक्स सेंटीमीटर में होगा तो के भी। तो वो डिपेंड करता है यूनिट ऑफ एक्स के ऊपर। अरे तो सेंटीमीटर कर लेना, उसमें उतना क्या प्रॉब्लम है, यूनिट्स का प्रॉब्लम ना ले आप। वो तो जो टॉपिक है उसका हो ना, फोकस करो कि ये चीजें ओमेगा निकालो बस। अब वहां फंसे सब लोग, वहां फंसे हुए कि ओमेगा कैसे आएगा। हमें नहीं पता, मैं कह रहा हूँ सब कुछ होता है इसमें, लेकिन अब ये क्या चीज ओमेगा हो सकता है भैया। एक बार फिर से ना आप ट्रिग्नोमेट्री में साइन फंक्शन के ग्राफ को अच्छे से पढ़िएगा। मैं बाकी का काम करके दिखाता हूँ, हो सकता है कि आंसर आए, हो सकता है ना आए। देखिए, अगर मैं इस ग्राफ को पूरा कर दूं तो मुझे पता है कि साइन का ग्राफ पीरियोडिक ग्राफ चलता है, तो इसको मैंने वर्चुअली कंप्लीट कर दिया। अभी आपने ये जो 210 डिग्री की वैल्यू बताई है, क्या वो यहां से लेकर के यहां तक का नहीं है पूरा? क्या यही एंगल 210 डिग्री नहीं हो रहा? बोलो ट्रिग्नोमेट्री से। तो यहां से यहां तक का कितना एंगल बचा पूरा? क्योंकि साइन का एक साइकिल पूरा होने में जो टाइम लगता है, तो दिस एंगल इज 150 अगर ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से देखा जाए तो। और उसके बाद आधा साइकिल कंप्लीट होने में 180 लगता है। ये बात समझ में आ रही है? और इसमें मेरी कोई हेल्प नहीं होगी, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैथ नहीं आती तो हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे। मैं एक बार बता देंगे, फिर तुम्हारी गाड़ी फंस जाएगी वहीं पे जाकर के, अगर ये सब मैथ्स के थ्रू नहीं समझ में आ रहा है। और मैथ्स में ग्राफिकल सॉल्यूशंस की प्रैक्टिस ज्यादा होनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री में सॉल्यूशन बाय ग्राफ भी आते हैं, करे हो कि नहीं करे हो? हाँ, तो वो ज्यादा प्रैक्टिस करिए। आइदर यू प्ले विथ ग्राफ और ग्राफ विल प्ले विथ यू, चॉइस आपकी है। नहीं, कोई ना कोई किसी के साथ तो खेलेगा ही। अब आ गया आंसर। ये पूरा एंगल कितना बन रहा है यार? टोटल एंगल वाई एक्सिस से लेकर के ये पूरा एंगल कितना बन रहा है? मतलब कि 330 डिग्री बन रहा है। 330 डिग्री, तो 330 डिग्री एंगल के इक्विवेलेंटली 6 सेकंड्स का टाइम है। तो 360 डिग्री वैल्यू के इक्विवेलेंट कितना होगा? देखिए, ऑसिलेशन में एक साइकिल का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्री में 2 पाई का एंगल। ऑसिलेशन और ट्रिग्नोमेट्री को पैरेलल लेके चलो। ऑसिलेशन में एक ऑसिलेशन जब पूरा होता है तो ट्रिग्नोमेट्री में 360 डिग्री का एंगल बन जाता है। तो टाइम पीरियड क्या होता है एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने का टाइम? मतलब 360 डिग्री एंगल के करस्पॉन्डिंग कितना टाइम आएगा? 330 डिग्री के करस्पॉन्डिंग 6 सेकंड्स है, तो 360 के करस्पॉन्डिंग कितना टाइम होगा? हाँ, 330 डिग्री के इक्विवेलेंटली अगर 6 सेकंड्स का टाइम लग रहा है, तो 360 के इक्विवेलेंट यूनिटरी मेथड, यूनिटरी मेथड कितना आ रहा है वो? 72/, वो टाइम पीरियड हो गया। 72/11 सेकेंड्स इसका टाइम पीरियड है। हाँ, मतलब इससे ओमेगा आ जाएगा। ओमेगा इज 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड। तो पहले टाइम पीरियड तो निकालोगे। यही मैं कह रहा हूँ कि कभी कभी क्वेश्चन फंस जाते हैं इस तरीके से।
अब इक्वेशन लिख लेंगे पूरा, उसको लिखने के लिए जिन चीजों की जरूरत थी वो सब आ गई, इक्वेशन लिखी जा सकती है। एक चीज बताना भूल गए थे उस टाइम पर कि ये जो पूरा टर्म है ना ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट, ये पूरी चीज इसको फेज कहा जाता है यार, ये बताना भूल गए थे आपसे। अब फेज, दिस इज कॉल्ड फेज ऑफ द वेव, omega t minus kx plus phi naught, this total value is called as phase of the wave, which is equivalent to some angle in a radians. This phase is equivalent to some angle in the radians. फेज ऑफ वेव बोलेंगे। तो ध्यान रखना, मैंने 2 क्वेश्चन कराया, पहले का आंसर सबने दिया, लेकिन दूसरा जब ग्राफ के ऊपर, ग्राफ जब भी आता है डायनेमेटिक से लेकर के अभी तक देखा जा रहा है, जहां ग्राफ आया नहीं कि क्वेश्चन टफ हो जाता है। अब ये बताओ यार, एक बार फिर से आते हैं टॉपिक पे। नाउ द कंसेप्ट इज फेज डिफरेंस। चलिए जी, ये बताओ, सोर्स की जो इक्वेशन दी जा रही है वो है y सोर्स बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। y ऑफ सोर्स बराबर कैपिटल A साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। अब इस मीडियम में हमने 2 पॉइंट्स चूज किए हैं, एक पॉइंट जो सोर्स से x1 डिस्टेंस पर है और एक पॉइंट जो इसी सोर्स से x2 डिस्टेंस पर है। 2 पॉइंट्स चूज करो, एक x1 डिस्टेंस पर और एक x2 डिस्टेंस पे। और अगर थोड़ा बहुत भी समझे हो तो इक्वेशन फॉर पार्टिकल एट x1 क्या लिखोगी? ठीक है, एंड व्हाट विल बी द इक्वेशन फॉर पार्टिकल एट x2? अगर ये बात समझ आई होगी तो अपने आप कर ले जाओगे, क्योंकि इतनी देर से यही समझाया जा रहा था। क्या लिखेंगे यार इसमें? y1 बराबर क्या लिखे? a साइन, क्या लिखे आगे? ओमेगा टी माइनस के x1 प्लस फाई नॉट, ये पार्टिकल 1 के लिए। और पार्टिकल 2 के लिए y2 बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के x2 एंड प्लस फाई नॉट। जो ओमेगा टी माइनस के x1 प्लस फाई नॉट है उसको बोलेंगे क्या? किसका? ये कहलाएगा फेज ऑफ पार्टिकल 1। और अगर इसको पार्टिकल 1 कह दें और इसको पार्टिकल 2 कह दें, दिस इज फेज ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल 1, फेज ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल 1। ओमेगा टी माइनस के x1 प्लस फाई नॉट, इस पूरी वैल्यू को बोलेंगे फेज ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल 1। और ये जो चीज है ओमेगा टी माइनस के x2 प्लस फाई नॉट, फेज ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल नंबर 2। फेज ऑफ ऑसिलेशन का मतलब ये होता है कि ये वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री में कौन से एंगल के बराबर है। दैट इज द मीनिंग ऑफ फेज, फेज ऑफ ऑसिलेशन की ट्रिग्नोमेट्री में वो कितने एंगल के बराबर होगा। डिफरेंस क्या है दोनों में?
अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस, मतलब फेज डिफरेंस इन ऑसिलेशन ऑफ दीज टू पार्टिकल्स, ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल 1 एंड 2, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, यही आपका टॉपिक है, दो पार्टिकल्स के ऑसिलेशन का फेज डिफरेंस। तो दोनों के फेज को सबट्रैक्ट कर लीजिए, कितना हो जाएगा, तो दैट इज के x2 माइनस x1। और ये भी अपने आप में एक रिजल्ट है जो कई बार यूज होता है। दो पॉइंट्स के ऑसिलेशन का फेज डिफरेंस निकालने के लिए इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे, k टाइम्स x2 माइनस x1 का। फॉर एग्जाम्पल, 2 points, for example 2 points separated by September नहीं लिख रहा हूँ, separated by lambda by 6 distance, 2 points separated by lambda by 6, what will be their phase difference? 2 points are separated by lambda by 6 distance, what will be the phase difference? तो k into x2 minus x1 करना है, k is 2 pi by lambda, k is 2 pi by lambda, और x2 minus x1 is basically the separation of these 2 points. तो ये सेपरेशन दिया जा रहा है लैम्डा बाई 6 का, द 2 पॉइंट्स आर सेपरेटेड बाय लैम्डा बाई 6, और k is 2 pi by lambda 5/3। भाई ये इतना, इस तरीके के सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, ये होगा फेज डिफरेंस का मतलब पार्टिकल सेपरेशन मल्टीप्लाइड बाय 2 pi by lambda। उल्टा पढ़ो जरा, क्वेश्चन को लिखो, फाइंड द पार्टिकल सेपरेशन, फाइंड द पार्टिकल सेपरेशन if the phase difference is 4 pi by 3, phase difference is 4 pi by 3, what, find the particle separation if the phase difference is 4 pi by 3, मतलब ये चीज 2 लैम्डा बाई 3 ना, बिकॉज k को रखोगे 2 पाई बाय लैम्डा, k is 2 पाई बाय लैम्डा, x2 माइनस x1 पूछा जा रहा है और इसकी पूरी वैल्यू 4 पाई बाय 3 दी जा रही है। कितने लोगों को फेज डिफरेंस का फिजिकल मतलब पता होगा यार? फेज डिफरेंस का कोई फिजिकल मतलब होता है कि सिर्फ मैथ्स के हिसाब से चले गए? दूसरा पार्टिकल होगा वो डिफरेंस होता है उसको हम उसका भाई तो पूछो उसका फिजिकल मतलब, इनमें डिफरेंस ऑफ फेज है, इसका क्या मतलब है? हाँ, क्योंकि इनमें से पहले कौन ऑसिलेट करेगा और उसके कुछ टाइम बाद 2 वाला करेगा। तो क्योंकि इनके ऑसिलेशन में डिफरेंस था, पहले ये बाद में ये, उस डिफरेंस की वजह से हो सकता है कि किसी समय पर पार्टिकल 1 अपने एक्सट्रीम पॉइंट पर हो, किसी टाइम पर हो सकता है, लेकिन उसी समय पर पार्टिकल 2 जो है वो नीचे कहीं, क्योंकि ये एक साथ तो ऑसिलेशन स्टार्ट किया इन्होंने, हो सकता है ये कि किसी टाइम पर ये वाला पॉइंट अपने पॉजिटिव साइड की तरफ जा रहा होगा, तो उस टाइम पर पार्टिकल 2 जो होगा वो अपने नेगेटिव साइड जा सकता है। ये जो डिफरेंस होते हैं, मतलब डिफरेंस इन द नेचर ऑफ ऑसिलेशंस को ही फेज डिफरेंस बोलते हैं। लास्ट हेडिंग लिखिएगा, वो करेंगे तो अगली क्लास में, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ट्रैवलिंग वेव, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ट्रैवलिंग वेव।
ठीक है, ये होगा नेक्स्ट क्लास में।